Hi everyone, this is Current Affairs Revision Series for Prelims 2025 एग्जाम। आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे 2025 को कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे की यूटिलिटी क्या है? इकोनॉमिक सर्वे से हमें एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है इकोनॉमी ऑफ द कंट्री पे। इकोनॉमिक सर्वे की जो थीम्स होती हैं, इकोनॉमिक सर्वे का जो एनालिसिस होता है, इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा होता है, ये इनडायरेक्टली हमें इकोनॉमी के क्वेश्चंस का बैकग्राउंड प्रिपेयर करता है और इससे हम सही एजुकेटेड गैस लगा पाते हैं और हम सही ऑप्शन पे पहुंच पाते हैं। सो मैनी अ टाइम्स जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये फाउंडेशन का वर्क करता है और इससे एमसीक्यू में एलिमिनेशन इजी होता है। जो कुछ सवाल आते हैं जिसमें ट्रेंड पूछा जाता है कॉन्स्टेंटली, इनडायरेक्टली, इकोनॉमी के एनालिसिस बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए इकोनॉमिक सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इकोनॉमिक सर्वे का प्रीलिम्स में तो इम्पोर्टेंस है ही साथ मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से हमें बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स मिलते हैं, हमारा एक ओरिएंटेशन रेडी होता है। सो हमें इकोनॉमिक सर्वे पूरा कंप्लीट करना है। बट वन थिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसकी जो ओरिजिनल बल्कि पीडीएफ होती है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है, हम उसको लाइन बाय लाइन इतना नहीं पढ़ें, क्योंकि इसमें आरओआई फिर इतना ज़्यादा नहीं आता है। सो दैट इज़ वाई मैं आपको ये कंपाइलेशन प्रिपेयर कराऊंगा। इस स्टैंड अलोन वीडियो में आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर हो जाएगा। मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट भी नहीं करूँगा। जो लिखा है, जैसा लिखा है उतना पढ़ लेना है और आगे बढ़ जाना है। देखिए, स्टूडेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है, यूपीएससी इज़ नॉट एन एग्ज़ाम ऑफ स्पेशलिस्ट, इट इज़ एन एग्जाम ऑफ जनरलिस्ट। तो जितना ज़रूरी है उतना पढ़ा करो, खुद को प्रूव नहीं करना है, हमें पढ़ना है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ओके, सो इस स्टैंड अलोन वीडियो में आपके एग्जाम की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है इकोनॉमिक सर्वे के कॉन्टेक्स्ट में, वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट अस बिगिन। अब इस इकोनॉमिक सर्वे की थीम्स क्या है? सो पहला, इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स में जो पहला चैप्टर है वो है स्टेट ऑफ इकोनॉमी। बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इकोनॉमी इज़ अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। इकोनॉमी में रातों रात चीज़ें बदल जाती है। सो इसीलिए स्टैंडर्ड बुक्स हुई, जो ओल्ड एनसीईआरटीज हुई, ये इतनी रेलेवेंट नहीं होती, बिकॉज इकोनॉमी चेंजेस वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली, वेरी वेरी इजीली, क्विकली। सो ये स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है, गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन। तो इसमें एक एनालिसिस दिया है कि इकोनॉमी स्पेशली कोविड-19 एंड अदर ग्लोबल चैलेंजेस के बाद वापस फास्ट लेन पे आ रही है। सेकेंड चैप्टर है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। सो यहाँ पे कार्ट एंड द हॉर्स से एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सटर्नल सेक्टर में एफडीआई है। प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन में, जो यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम प्राइस डायनामिक्स को समझेंगे। मीडियम टर्म आउटलुक है, दैट इज प्रोजेक्शन। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, बिकॉज स्पेशली एलपीजी रिफॉर्म, सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट थीम है। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, यूपीएससी का फेवरेट। क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, प्रेजेंट डे फेवरेट। सोशल सेक्टर, डीपीएसपी, सोशोलॉजी, इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट ओरिएंटेशन है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एंड लेबर इन द एआई एरा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो 13 चैप्टर्स हैं, इन 13 चैप्टर से हमें एक ओरिएंटेशन प्रिपेयर होता है टुवर्ड्स इकोनॉमी, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड वे। मैं आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक बहुत अच्छे से हमें समझना है, और आप देखना आपका इकोनॉमी का जो पर्सपेक्टिव है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, वो बहुत सॉलिड हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन। हम इसको फास्ट पेस्ड रखेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हमें बहुत एफिशिएंटली इस सारे पीडीएफ को कवर करना है। सो नो योर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। नो योर इकोनॉमिक सर्वे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? तो इकोनॉमिक सर्वे एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का। सो ये एक लेखा जोखा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट है। इकोनॉमी में क्या हो रहा है, अभी पास्ट में क्या मिस्टेक्स हुई, आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये सर्वे है। सर्वे का मतलब ही होता है कि हम उसमें काइंड ऑफ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और एक एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें हम कुछ टर्म्स देख रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स नेशन, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फ्यूचरिस्टिक टेक सेक्टर्स, जैसे एआई अभी हमारा फोकस रहेगा। सो दिस इज इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर कौन करता है? इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के गाइडेंस में बनता है। सो प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन की अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे का, तब तक आप जल्दी से बताओ हु इज द प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ
कंट्री। इंडिया का अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, जिनके गाइडेंस में दिस इकोनॉमिक सर्वे बना है। सो इकोनॉमिक सर्वे की जो रिलीज डेट होती है वो यूनियन बजट के एक दिन पहले होती है, अ डे बिफोर बजट। इसमें एनुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की समरी होती है, कंट्री किस डायरेक्शन में जा रही है, शॉर्ट मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है बजट के एक दिन पहले, अहेड ऑफ द बजट फॉर द एंशुइंग ईयर। यहाँ पॉलिसी पर्सपेक्टिव होता है, तो ये एक फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट माना जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। इसमें स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें इसमें बर्ड्स आई व्यू देखने को मिलेगा। ये गाइड है इंडियन इकोनॉमी का, सो दैट इज़ वाई वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसमें पॉलिसी पर्सपेक्टिव का हमें आइडिया लगता है कि गवर्नमेंट किन चीज़ों को एम्फेसाइज कर रही है। आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जिसको एम्फेसाइज कर रही है हमें वो डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज सर्वे। इसमें इकोनॉमिक लैंडस्केप आता है, इसमें इकोनॉमिक ट्रेंड्स आते हैं, क्या बेटर अप्रिशिएशन हो रहा है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कहाँ पर कितना पैसा लगाया जा रहा है। सर्वे एग्रीकल्चर को भी देखता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखता है, इंफ्रा, एम्प्लॉयमेंट, मनी सप्लाई, ट्रेड, फॉरेक्स रिजर्व और रेलेवेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो देखिए ये सारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं। सो दैट इज वाई इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब इसका अगर हम प्रीफेस देखें तो इकोनॉमिक सर्वे कैसे, इसका क्या बैकग्राउंड है, तो 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन जी के दिस गाइडेंस में बनाया गया है। इसमें डीरेगुलेशन को हाईलाइट किया गया है, डोमेस्टिक ग्रोथ और इकोनॉमिक रिजिलियंस के लिए, कि हम मजबूत हैं, मुश्किल वक्त आएगा तब भी हम सस्टेन करेंगे। डीरेगुलेशन मतलब हम बिजनेस को फ्री हैंड देंगे। हम वैसे भी आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स हमने प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी डीरेगुलेट कर रखा है। इससे बिजनेस कॉस्ट कम होगी, इनोवेशन बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखें तो कुछ वर्ल्ड में अभी थीम्स चल रही हैं, जैसे 2024 में तो इंडिया में जनरल इलेक्शन हुआ, री इलेक्टेड हुआ इनक्यूम्बेंट गवर्नमेंट थर्ड टर्म के लिए, तो ये तीसरा टर्म है प्रेजेंट गवर्नमेंट का, तो इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंसी चेंज हुआ, इंडोनेशिया में जो रूलिंग पार्टी है वो नई लीडरशिप के तहत अपना रिजिम कंटिन्यू कर रही है। यूरोप में अनसर्टेनिटी है, जर्मनी में 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इलेक्शंस है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो इकोनॉमी को पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, इकोनॉमी वांट्स की सर्टेनिटी होनी चाहिए। फ्रांस में इनस्टेबिलिटी है, स्नैप इलेक्शन हुआ, यूके में लेबर गवर्नमेंट आ गई है और फिस्कल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यूके में भी गवर्नमेंट चेंज हुआ, यूएस में भी गवर्नमेंट चेंज हुआ। चाइना का इकोनॉमिक स्लो डाउन है, और जो यूरोप है वो ऑब्वियसली जब से रशियन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से वो एनर्जी डिपेंडेंसी ऑन रशिया के कारण स्ट्रगल कर रहा है। चाइना का इकोनॉमिक स्लो डाउन है, पोस्ट कोविड रीओपनिंग में ग्रोथ ट्रिगर नहीं हुआ। चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक बलून भी बोला जाता है। रियल एस्टेट है ये ओवर स्ट्रेंड है और डिफ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब इसमें नई थिंग क्या ऐड हो गई, नई थिंग हो गई टैरिफ वॉर विद यूएसए। सो दैट इज व्हाई आई से इकोनॉमी इज अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। 2 महीने पहले जो इकोनॉमी की सिचुएशन थी वो आज अप्रैल 12 तारीख को डिफरेंट हो गई है। चाइना का एक्सपोर्ट सर्ज हुआ है, बट अब ट्रेड वॉर के कारण ये डिफिकल्टी आएगी। 1 ट्रिलियन इन 2024। अब इस बैकड्रॉप में इंडिया की क्या अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले स्लो डाउन की अगर हम बात करें तो ये एक चैलेंज होगा। ग्लोबलाइजेशन जो है ये रिट्रीट हो रहा है, वर्ड ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर है वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमारे ग्रोथ लीवर क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, डीरेगुलेशन चाहिए और हमें रिफॉर्म्स भी चाहिए होंगे। हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, हमारी जनसंख्या यंग है, एनर्जी है, एजिंग भी धीरे धीरे यूरोप का हो रहा है, चाइना का भी एज हो रहा है, दिस जापान इज ऑल्सो एजिंग, साउथ कोरिया। सो द थिंग इज हमें ज़रूरत है यूथफुल पॉपुलेशन के लिए जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट। डिपेंडेंसी क्रिटिकल सेक्टर में अभी भी ज़्यादा है, जैसे सोलर्स एनर्जी, हम चाइनीज़ सप्लाई पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और अब ईवीज एंड मोबाइल के लिए भी हम चाइना पे डिपेंडेंट है। हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, क्रिटिकल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। इकोनॉमी का फोकस एरिया है सप्लाई चेन रिजिलियंस, मतलब जो इनपुट पार्ट्स हैं वो डिपेंडेंट नहीं हो जियोपॉलिटिक्स में, से चाइना और से सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। सप्लाई चेन रिजिलियंस बढ़ाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म एंड कॉस्ट
कंसिडरेशन को देखते हुए। क्लाइमेट एक बहुत बड़ा थीम है क्योंकि क्लाइमेट की एक ह्यूज कॉस्ट हमें पे करनी पड़ रही है। सस्टेनेबिलिटी हैज़ टू बी देयर। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को हम बढ़ा रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल आइस इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी हम बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी हम चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो, इंडिविजुअल व्हीकल्स को हम इतना प्रमोट नहीं करते। देन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में हम बात करें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे मिलेट्स। डिपेंडेंसी ऑन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स कम करना है, तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को डिस्करेज करना है, जैसे शुगर केन बहुत वाटर इंटेंसिव है। इरिगेशन का कवरेज बढ़ाना है और इससे रिसर्च पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये इकोनॉमिक फोकस एरिया है। दीज 3 पॉइंट्स आर इकोनॉमिक फोकस एरिया। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट मतलब वो ट्रिगर होता है जो हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है। बिजनेस कॉस्ट को कम करो, इससे अगर जितना कॉस्ट कम होगा तो आपके पास उतना ही लेवरेज बढ़ जाएगा। हमें एंटरप्रेन्योरशिप को भी फॉस्टर करना है। सिंप्लीफाई करना है कॉम्प्लायंस को, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट इज नॉट अ गुड थिंग। जो न्यू स्पेशली स्टार्टअप्स होते हैं, अगर वो रेगुलेशन में स्टक हो जाएंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हमें गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट फ्रेमवर्क को कंटिन्यू करना है। इससे नहीं, गिल्टी अंटिल प्रूवन से हमें चेंज करना है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब जब तक साबित नहीं हो जाता है आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। आप पे गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू या फिर कॉम्प्लायंस एजेंसी के थ्रू हरासमेंट नहीं होगा। इनोवेशन को हमें बढ़ाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कोर एरिया में हम इनोवेट करें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की कोशिश करें। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है ये एक रोड मैप है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का। डीरेगुलेशन, क्रिटिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीनर एनर्जी के प्रति गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर का काम करना चाहती है। अच्छा माहौल बनाओ और फिर बिजनेस ऑटोमेटिकली वहां पर अच्छा हो जाएगा। जैसे सृजन इंडिया 1 का भी जो वर्क है, अगर आपने नोटिस किया होगा, वी ऑलवेज फोकस ऑन डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी और प्रोवाइडिंग अ गुड क्लासरूम एटमॉस्फेयर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 20+ है, दे आर ऑलरेडी नो सो मेनी थिंग्स और उनका मोटिवेशन भी हाई है एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। सो इस स्टेज पे हमें उन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना चाहिए और वो हम कोशिश करते हैं। सो जैसे गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट करेगी इनेबलिंग एनवायरमेंट में, फ्रूटफुल कंडीशन में ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाता है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है ताकि हम सर्वे करें और एकेडमिक का दिस इंडस्ट्री के साथ लिंकेज भी ज़रूरी होता है। तो ये एक प्रीफेस है इकोनॉमिक सर्वे का। अब इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं। मैं ये सारे 13 चैप्टर्स आपको इसी सिंगल सिटिंग में कंप्लीट कराऊंगा। इसको बिंज वॉच करना है हमें और आपका इकोनॉमिक सर्वे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन। तो ग्लोबल इकोनॉमी ग्रू हुई है 3.3% में और ये आईएमएफ प्रोजेक्शन 3.2% से, जो आईएमएफ का 3.2 था तो अभी वो 3.3 दिखाया है। इट्स ऑल राइट, नंबर्स को इतना ज़्यादा वरी नहीं करना है। 3.2 3.3 अप्रोक्सीमेटली चल रहा है नेक्स्ट 5 ईयर। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन हुआ है यूरोप और एशिया में। और स्लो डाउन क्यों हुआ? सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण। सप्लाई चेन मतलब इनपुट पार्ट्स नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ से वॉर हो गया, लॉकडाउन हो गया, ट्रेड वॉर हो गया, कंट्रीज की पॉलिसीज हो गई, तो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है और डिमांड भी कम हो रही है। तो ये एक विशियस सर्कल बन गया है, साइकिल बन गया है कि डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। प्रोडक्शन इसलिए भी नहीं हो रहा है बिकॉज सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो गए। सर्विस सेक्टर बेटर परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग। ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। वर्ल्ड में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई और डिमांड भी कुछ सेक्टर्स में ज़्यादा आई है। तो इसमें इन्फ्लेशन रेट है ये डाउनवर्ड हुआ है स्टेडली। सेंट्रल बैंक, अच्छा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, अगर हम ओवरऑल देखें तो ये स्टेडली कम हुआ है। मैं जो पहले बोल रहा था वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में हुआ था। जैसे 2020 में जब लॉकडाउन लगा और चाइना एंड ऑल से सप्लाईज में डिफिकल्टी आई सेमीकंडक्टर चिप्स में, तो उसके बाद क्या हुआ था? सप्लाई चेन डिसरप्शन के बाद जो सप्लाई थी ये कम हो गई थी और एट द सेम टाइम पेंट अप डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई थी। पेंट अप डिमांड मतलब आपने अपनी परचेज होल्ड करके रखा था और फिर पेंट अप डिमांड से डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो सप्लाई कम हो गई थी और डिमांड ज़्यादा हो गई थी। सो ये पोस्ट कोविड जो फेज आया था इसमें इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज बहुत देखने को मिली। बट अब इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी डाउनवर्ड है बिकॉज डिमांड कम हो रही है स्पेशली यूरोप एंड अमेरिका, और
सप्लाईज भी नॉर्मलाइज होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो एक वर्ड आता है यहाँ पे डिसइन्फ्लेशन। व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन? डिसइन्फ्लेशन का मतलब स्लो ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ सर्विस इन्फ्लेशन व्हाइल कोर गुड्स इन्फ्लेशन हैज फॉलन टू नेग्लिजिबल लेवल। तो जैसे इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों में बढ़ोतरी। तो पहले 10% से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी, अब जो बढ़ोतरी हो रही है ये हो रही है, बट अब हो रही है ये 5% से। तो ये क्या हो गया? कीमतों में बढ़ोतरी अभी भी हुई है, बट नाउ दिस इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। दिस इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। सो अगर हम डेफिनेशन बोले तो डिसइन्फ्लेशन मतलब डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है, बट वो धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले बहुत तेजी से बढ़ रही थी, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। सो इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या होता है आप बताओ? डिफ्लेशन इज अ डिफरेंट थिंग। डिफ्लेशन इज अ डिफरेंट थिंग और डिसइन्फ्लेशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो डिफ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव हो गई है, प्राइसेस की कीमत गिरने लग गई है। पर डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस बढ़ रही है, बट धीरे धीरे बढ़ रही है। तो डिसइन्फ्लेशन मतलब अभी भी पॉजिटिव इन्फ्लेशन है, और डिफ्लेशन का मतलब होता है अब नेगेटिव इन्फ्लेशन है। तो जब डिस आया है मतलब पॉजिटिव है, और डिफ्लेशन आया है मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन। ऑलराइट। सो ये हमारा थ्योरी है इन्फ्लेशन प्रेशर का। अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात करें तो मिडिल ईस्ट में टेंशन है अभी भी। स्वेज कैनाल जो है यहाँ पर अभी क्रिटिकल शिपिंग रूट अभी अंडर प्रेशर है। जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी बना हुआ है, जैसे इसराइल भी इशू चल रहा है, रशिया इशू चल रहा है, और अभी चाइना ट्रेड वॉर भी स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स बोलता है ट्रेड में टेंशंस हैं, जैसे मिस्टर ट्रम्प का रिटेलिएटरी दिस रेसिप्रोकल टैरिफ। रिजिलियंट ग्लोबल ग्रोथ का बात करें तो ये मोर और लेस स्टेबल है, स्टेडी ग्रोथ आउटलुक दिखाई दे रहा है। ये आईएमएफ का डेटा है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी 6.4% से एस्टिमेटेड है हमारी ग्रोथ रेट। तो ये नियरली डेकेडल एवरेज के पास आ रहा है। तो हम रिज्यूम कर रहे हैं 6 से 7% इंडियन इकोनॉमी ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। डिमांड साइड की बात करें तो डिमांड साइड भी 7.3% हुआ है, मतलब डिमांड फिर से आ रही है, लोग परचेज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर धीरे धीरे बढ़ा है, और इसमें सबसे बड़ा रीजन है रूरल डिमांड, मतलब गांव क्षेत्र से वापस डिमांड आने लग गई है। सप्लाई साइड की बात करें तो रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड अराउंड 6.4% है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर 3.8 है, रिबाउंड हुआ है। इंडस्ट्रियल 6.2 है, ग्रोथ रेट अभी स्ट्रांग है कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर और यूटिलिटी सर्विसेज में। तो इससे इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हम बोल सकते हैं। सर्विस सेक्टर में 7.2% है, विच इज़ हायर और रॉबस्ट है। इसमें ड्रिवन बाय हेल्दी एक्टिविटी, जैसे फाइनेंस सर्विस हो गया, रियल एस्टेट सर्विस हो गया, प्रोफेशनल सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज हो गया। तो सर्विसेज सेक्टर 7.2 एक्सपेक्टेड रॉबस्ट है, इंडस्ट्रियल 6.2% भी ओके ओके है। सो ये हमारा सेक्टोरल परफॉर्मेंस हो गया। सेक्टोरल परफॉर्मेंस में हम जीवीए को बहुत प्रेफर करते हैं। इंडिया की ग्रोथ है वो क्लोज टू डेकेडल एवरेज हो गया। डेकेडल मतलब 10 साल का जो एवरेज है, 15 से 24 के बीच में जो ग्रोथ थी 2015 से 2024, उसका एवरेज अप्रोक्सीमेटली हमने देखो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस में आ चुका है। अब ये जो डेटा है ये एमओएसपीआई का है। वेरियस चैलेंजेस इंडिया में क्या है कि हमको कॉन्टिन्यूसली फास्टेस्ट ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स चाहिए। अब देखिए पीएमआई क्या होता है। पीएमआई जो होता है ये ज़्यादा अच्छा डेटा, ज़्यादा अच्छा इंसाइट देता है कि इकोनॉमी में क्या होने वाला है। पीएमआई मतलब जैसे इंडस्ट्रीज है, दे नो कि ह्यूज डिमांड आने वाली है, सो दे विल, इनके जो परचेजिंग मैनेजर हैं वो रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे। सो बिकॉज अगर वो रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीद रहे हैं मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग अ रीबाउंड, ग्रोथ वो ज़्यादा देख रहे हैं, वो डिमांड ज़्यादा देख रहे हैं। तो अगर पीएमआई हमें 50 से ज़्यादा आता है मतलब ज़्यादा आपका ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नियर फ्यूचर में 50 प्लस में। पीएमआई सर्विसेज की बात करें तो ये एक्सपेंशनरी जोन है, मतलब 50 से अबव है। नए ऑर्डर आ रहे हैं, आउटपुट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, तो पीएमआई ज़्यादा है। इन्फ्लेशन की बात करें तो सीपीआई को हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, ये 5.4% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, पर कैपिटल इंडेक्स जो अगर 21 से 24 का देखे तो इसमें बेहतरी हुई है। कैपेक्स ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर 8.2% से, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इकोनॉमिक ग्रोथ बता रहा है।
एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा 7th लार्जेस्ट शेयर है ग्लोबल सर्विसेज में। तो इंडिया सर्विसेज का चैंपियन है, जैसे चाइना मैन्युफैक्चरिंग का चैंपियन है। तो इंडिया का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है। अप्रैल से दिसंबर 2024 में हमने पेट्रोलियम, नॉन जेम्स, ज्वेलरी इसका एक्सपोर्ट बढ़ाया है। रिजिलियंस इंडिया का दिखा रहा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में, और जब वोलाटाइल ग्लोबल कंडीशंस बनी हुई है। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड देखें तो इसका डेटा आता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में। ये रिपोर्ट बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 6% तक कम हो गई है, विच इज़ अ गुड थिंग। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होनी चाहिए, 6 से 3.2% हो गई है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, जिससे पता चलता है कि कितना फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। फॉर्मल बिकॉज ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में। तो ये एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड हो गया। सो व्हाट इज द आउटलुक फॉर दिस इंडिया इकोनॉमी? सो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड 6.3 to 6.8 रहेगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव है। ग्रास रूट लेवल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड डी रेगुलेशन हमारा कीवर्ड्स रहने वाले हैं मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल में। सो वन लाइन समरी वी कैन से रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इन्फ्लेशन का जो एक्सटर्नल रिस्क है वो अभी भी है, ग्लोबल स्लो डाउन है, और अभी एक नया वर्ड आ गया है टैरिफ वॉर। सो इससे पॉलिसी मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। अब देखिए, ये प्रीलिम्स में तो इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी GS3 का टॉपिक हो गया, इन्फ्लेशन GS3 का हो गया, इन्वेस्टमेंट इंफ्रा भी GS3 हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड GS2 IR और एक्सटर्नल सेक्टर भी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आपका बैकग्राउंड तैयार करता है टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ाता हूँ। ऐसे ही मैं 1 से लेके 13 तक के चैप्टर आपको अभी इसी सिटिंग में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अब ये है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट्स, द कार्ट एंड द हॉर्स। अब इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो क्या बोलते हैं? बैंक क्रेडिट हैज ग्रोन एट अ स्टेडी रेट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। बैंक क्रेडिट मतलब बैंक कितना लोन दे रहा है, लोगों को उधार दे रहा है। लोन और उधार ज्यादा दे रहा है मतलब अच्छी बात है, लोग बिजनेस कर रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ कन्वर्ज हुआ है डिपॉजिट ग्रोथ से भी, और लोग पैसा भी जमा करा रहे हैं और बिजनेस में क्रेडिट भी ले रहे हैं। एक कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ SCB, बिकॉज एक टाइम ऐसा आया था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, बैंक नुकसान में जा रहे थे, बैंकों को रिवाइव करना पड़ रहा था, असिस्टेंस देना पड़ रहा था। तो वो अब जो डार्क क्लाउड्स हैं वो पीछे छूट गए, बैंक प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कम हुए हैं। राइज इन कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी अकॉम्पनी हुआ है, इसमें जो CRAR है ये बढ़ा है। अब देखो, इकोनॉमिक्स में मैंने आपको क्या समझाया था, टर्मिनोलॉजी समझो। व्हाट इज SCB, व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, व्हाट इज CRAR। तो आप बताओ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ CRAR, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो ये रेशियो होता है, मतलब इट इज लाइक अ रेशियो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एक रेशियो होता है। ये फाइनेंशियल रेशियो होता है। इससे ये पता चलता है कि बैंक का कैपिटल रिलेटिव टू रिस्क वेटेड एसेट कितना है। मतलब अगर बैंक को लॉस भी हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाने में वो कितना झेल सकता है। तो जो CRAR है ये एक बेटर इंडिकेटर होता है, और ये बताता है कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है, कि बाय द वे उसको नुकसान हो गया तब भी वो कितना नुकसान को झेल पाएगा, बैंक गिरेगा नहीं। सो दैट इज कॉल्ड CRAR। तो अब बताओ CRAR की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? तो ये बेसिकली स्टेबिलिटी में आता है, प्रोटेक्ट करता है डिपॉजिटर्स को, और सिस्टमेटिक स्टेबिलिटी भी लाता है। CRAR जो होता है वो RBI जो चाहता है कि एक सर्टेन मिनिमम होना चाहिए। अब ये भी बताओ व्हाट आर बेसल क्या होता है? व्हाट इज बेसल जो रिफॉर्म्स आए थे तो उसमें बेसल एक्चुअली क्या है? व्हाट इज दिस बेसल? अभी रिफॉर्म 3 चल रहा है, आई थिंक। व्हाट इज दिस बेसल? अब क्रेडिट ग्रोथ जो है, क्रेडिट ग्रोथ बताती है कि जो इंडिया की जो आउटपेस्ड हुई है क्रेडिट ग्रोथ, वो नॉमिनल GDP से ज्यादा हुई है। अब क्रेडिट ग्रोथ का नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्प्रूव्ड हुआ है एसेट क्वालिटी। जो NPA है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का डिक्लाइन हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। CRAR जो है वो 16.7% है, तो वो भी अभी ठीक है। ग्लोबल कंपैरिजन देखें तो प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर टू GDP रेशियो लोअर है एडवांस्ड इकोनॉमी लाइक US, UK एंड जापान का। तो प्राइवेट सेक्टर का नॉन फाइनेंशियल सेक्टर टू GDP रेशियो है, ये अभी भी हमारा कम है US, UK एंड जापान से। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में देखें तो द रेशियो इज ऑल्सो लोअर, और ये इंडोनेशिया एंड मैक्सिको से ज़्यादा है।
रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नाम आता है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। तो ये इतने नंबर हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो आरबीआई रिलीज करता है उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो एक जनरल बता रहा है क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, बैंक क्रेडिट कितना है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है। कैपिटल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट जो होता है इसमें हमने 11 लाख करोड़ रुपए मोबिलाइज किए इक्विटी एंड डेट प्राइमरी मार्केट में। सो दिस इज अगेन इम्प्रूवमेंट। डीमैट अकाउंट 33% बढ़ा है, तो लोग स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाए हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कोई भी कंपनी जब पब्लिक होती है मतलब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स रिलीज करती है पब्लिक के लिए, तो वो आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो ये भी बढ़ा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो ये 136% है, जो हायर है चाइना और ब्राजील के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल अब देखो ये न्यूज़ भी पुरानी हो गई, फरवरी के बाद स्टॉक मार्केट में काफ़ी क्रैश आए हैं। सो दैट इज़ वाई से इकोनॉमिक इज़ अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। तो बट हम फिर भी मानेंगे स्टॉक मार्केट अभी भी हमारा रॉबस्ट है। तो ये कैपिटल मार्केट आ गया। अब इंश्योरेंस की बात करें तो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा 7.7% से बढ़ा है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन डिक्लाइन हुआ है 4 से 3.7%। अब आप बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो दिस इज द वे टू स्टडी इकोनॉमी। लर्न द डेफिनेशंस, लर्न द डेफिनेशन, लर्न द कीवर्ड्स। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी एक इंडिकेटर है जो इंश्योरेंस सेक्टर के डेवलपमेंट को बताता है, और ये एक रेशो होता है टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या बताता है? इट इज अ लाइक रेशो और परसेंटेज ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू कंट्रीज जीडीपी। तो ये एक इंडिकेटर बताता है कि इंश्योरेंस सेक्टर का डेवलपमेंट और कितनी पॉपुलैरिटी है कंट्री में। जैसे आप देखो बहुत सारा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह इंडिया में पॉपुलर ही नहीं है, पीपल डोंट टेक हेल्थ इंश्योरेंस। सो दिस इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। पेंशन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट हुआ है, 16% ग्रोथ आ गया है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भी इंडिया का ओवरऑल जो रैंक है वो मॉडरेट है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थीम है। 1/5 ऑफ ऑल रिपोर्टेड साइबर क्राइम जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व है। तो फाइनेंशियल क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गया, फ्रॉड्स हो गए यूपीआई एंड एटसेट्रा में। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है और ये रिलीज करता है आईएमएफ। इसमें एक्सट्रीम फाइनेंशियल लॉसेस को ट्रैक किया है साइबर अटैक्स के कारण, और ये बहुत बढ़ गए हैं। तो साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया निकलना। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ये इतना नंबर दिया है, 161% है लिक्विडेशन वैल्यू। तो जो इंसॉल्वेंसी मतलब कंपनी ने लोन लिया बट वो उस बिजनेस नहीं कर पाई, सारा लाइक बर्बाद हो गया, दिवालिया निकल गया, तो वो इंसॉल्वेंसी आ जाती है। तो बैंक्रप्सी, बैंक भी इंसॉल्वेंट हुआ, बैंक्रप्सी हुआ, तो ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का डेटा है। तो द ओवरऑल आउटलुक इज कि डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन शेपिंग पॉलिसी एंड मैक्रो इकोनॉमी, ये एक फाइनेंशियलाइजेशन, एक नया टर्म हम लेके आ रहे हैं, फाइनेंशियलाइजेशन। सो अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ पब्लिक एंड सेक्टर डेट भी आया है, ये रेगुलेटर्स भी देख रहे हैं। एडवांस्ड इकोनॉमी, जैसे हम अक्सर बोलते हैं अमेरिका की इकोनॉमी इतने डेट पे है, इंडिया का भी डेट है वो बढ़ा है। So India should have to strive to maintain the fine balance, financial sector development and growth on the one hand and financialization of the other. So dominance of financial market बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे पिछले कुछ टाइम पे स्टॉक मार्केट्स वगैरह ये बहुत डोमिनेंट हो गए थे। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स में नजर आए। तो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबल है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, ग्रोथ भी अभी पॉजिटिव है, बैंकिंग के रिफॉर्म्स से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, एनबीएफसी का ओवरसाइट है, और डिजिटल फाइनेंशियल एक्सपेंशन से फाइनेंशियल सेक्टर में रिजिलियंस आ रही है। तो ये भी हमारा प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए यूजफुल है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 2। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पे। सो दिस इज चैप्टर नंबर 3, एक्सटर्नल सेक्टर गेटिंग एफडीआई राइट। यू नो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई यूजुअली इंडिया जैसी कंट्री के लिए प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट होता है, सो वी प्रिफर एफडीआई। इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है इसने रिजिलियंस दिखाया है, क्योंकि ग्लोबल हेडविंड्स बहुत थे। हेडविंड्स मतलब वी वांट टू फ्लाई बट सामने से बहुत ओपोजिशन आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड हेडविंड। तो जैसे अपोजिशन आ रहा है इजराइल इशू, अपोजिशन आ रहा है यूक्रेन इशू, अपोजिशन अभी चाइना यूएस टैरिफ वॉर हो गया। सो ग्लोबल हेडविंड के कारण जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो हमारी इंटरनल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है।
सो ग्लोबल हेडविंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसी की अनसर्टेनिटी, जैसे अभी आज हमने न्यूज़पेपर में, टुडेज न्यूज़पेपर में देखा, वी आर ट्राइंग कि वेस्ट में यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन, इनके साथ हम जल्दी से जल्दी ट्रेड डील हम साइन करें। तो एक्सटर्नल सेक्टर गेटिंग एफडीआई राइट। डिसरप्शन हुआ पहले रेड सी में, डिसरप्शन अगेन दिस इजराइल इशू के बैकड्रॉप में हुआ, और रेड सी में डिसरप्शन हुआ, सो यहाँ पे जो ट्रेड है उसमें डिफिकल्टी आई। रेड सी से होते हुए स्वेज कैनाल एंड देन मेडिटेरेनियन सी, बाबल मंडप। सो इससे शिपिंग कॉस्ट हाई हो गया और डिलीवरी टाइम बढ़ गया। कॉन्फ्लिक्ट हुआ हॉर्मज स्ट्रेट में, ये ईरान का इशू आ गया। ईरान में जो हॉर्मज स्ट्रेट है, इसमें 21% ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड कंजम्पशन का चैनल है, तो क्रूड ऑयल की सप्लाई इंपैक्ट हुई। आप बता सकते हो हॉर्मज जो स्ट्रेट है इसके ऊपर तो ईरान है, बट इसके नीचे कौन सा कंट्री है? तो स्ट्रेट इज अ नैरो बॉडी कनेक्टिंग टू वाटर बॉडी। तो आप बताओ स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? तो क्रूड सप्लाई में प्रॉब्लम आया। क्लाइमेट चेंज की अनसर्टेनिटी आई, जैसे ड्रॉट आ गया, पैनामा कैनाल जो है लॉक्ड सिस्टम है जो अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करती है, तो यहाँ पर चैलेंज आया। तो इससे ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड वॉल्यूम कम हुआ। फिर पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी भी था, बायलैटरल ट्रेड में चैलेंजेस आए। तो ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टेनिटी के कारण ये ऐसे जिगजैग बना हुआ है, बट हाल में पिछले 3-4 साल में अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिख रही है। रिबाउंड भी हुआ है कोविड-19 के बाद, स्पेशली ग्लोबल ट्रेड में। अब ग्लोबल ट्रेड परफॉर्मेंस 2024 इंडिया का देखें तो WTO इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो बताती है कि ईयर ऑन ईयर 3.5% मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और 3% मर्चेंडाइज इंपोर्ट का ये ग्रोथ आया है। सर्विसेज में 7.9 और 6.7% है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नंबर। मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स हो गया, सर्विसेज में सर्विसेज आ जाती है, तो ये मर्चेंडाइज हो गए। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो ये नंबर है, और इसमें नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अब टैरिफ पॉलिसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस बार प्रीलिम्स में सवाल आना चाहिए। फ्री ट्रेड और एनहेंस्ड कोलैबोरेशन का हम एम्फेसिस देते हैं। तो वैसे तो WTO का काम ही यही है, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना, टैरिफ को दूर करना, बॉर्डर्स को दूर करना। टैरिफ भी जो होता है, बैरियर्स जो होते हैं, टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इनको एलिमिनेट करना। सो इसमें इन्होंने क्या किया है, टैरिफ रेट जो है वो जो ड्यूटी है उसको कम करने की बात की, चाइना के साथ भी। बट अब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है टैरिफ का, ये US टैरिफ वॉर के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे कोटा हो गया, मार्केट ओपन नहीं किया है आपने, लाइसेंस नहीं मिल रहा है, डंपिंग ड्यूटीज़ वगैरह लगा रहे हैं, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स आ जाते हैं। सो सेक्टर जो अफेक्टेड हुआ है वो नॉन टैरिफ में हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ट्रेड परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल देखें तो ये 6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, सर्विस 11.6 है, टोटल इंपोर्ट्स इतना आया है। टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सर्विसेज का ये डेटा है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड इंडिया को बताता है। सो व्हेन इट कम्स टू टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, IT सर्विसेज, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड है अकॉर्डिंग टू अंकटाड, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड IT में। अगर हम इनिशिएटिव्स बात करें एक्सपोर्ट ईज इन इंडिया में, हम क्या करते हैं, तो हम लॉजिस्टिक्स हब्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लॉजिस्टिक्स सेंटर्स बना रहे हैं ताकि एक्सपोर्ट प्रोसेस बढ़े। एनहेंस्ड इन्वेस्टमेंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर में करने की कोशिश कर रहे हैं। EBRC हम लेके आए हैं, इससे भी जो सर्टिफिकेट्स है, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, उससे स्ट्रीमलाइन होगा। प्लेटफॉर्म आ रहा है, और DGFT ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DGFT? ये हमारा बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टोरेट जनरल। सो DGFT क्या है, इसने अपना एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP बेसिकली आ जाता है टोटल कितना एक्सपोर्ट हुआ और टोटल कितना इंपोर्ट हुआ, इन सब का जो खाता होता है उससे BOP होता है। और अगर एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो उससे BOP क्राइसिस आ जाता है, जैसे 1991 में आया था। तो करंट अकाउंट जो है, इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट 1.2% ऑफ GDP है। इसमें नेट सर्विस रिसीट्स और प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट के कारण हमें रिलीफ मिला। और जो कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट है, तो इंडिया का यूजुअली कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होता है और करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है, और डेफिसिट एंड सरप्लस दोनों मिला के ऑलमोस्ट BOP को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो करंट अकाउंट में यूजुअली हम नेगेटिव रहते हैं, और इसमें कैपिटल में यूजुअली पॉजिटिव होता है, और करंट और कैपिटल दोनों मिला के BOP ऑलमोस्ट हमारा नल हो जाता है। तो कैपिटल अकाउंट में जनरली रिकॉर्डेड सरप्लस इंडिया का कैपिटल अकाउंट में बना हुआ है।
क्योंकि हमारे यहाँ एफडीआई आ रही है, एफपीआई आ रही है और एक्सटर्नल लोन्स आ रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, एफडीआई, एफपीआई और एक्सटर्नल लोन्स, ये बीओपी के कैपिटल अकाउंट में आता है। और यहाँ पर प्राइवेट ट्रांसफर और नेट सर्विस रिसीट्स जो है, हमने सर्विसेज कुछ बुलाया, विदेश से कोई सामान खरीदा एटसेट्रा, वो करंट अकाउंट में आता है। अब इंडिया का जो एफडीआई फ्लो है वो क्या है, एफडीआई बढ़ी है 17.9%, गुड। एफडीआई इनफ्लो 1 ट्रिलियन मार्क हो गया, वेरी गुड। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, एसडीआर, आईएमएफ के, और रिजर्व ट्रांस पोजीशन इन द आईएमएफ। आप बताओ पेपर गोल्ड किसको बोलते हैं, व्हाट इज दिस टर्म पेपर गोल्ड। तो यूएस डॉलर अभी 640 बिलियन का हमारा रिजर्व है, आई एम दिस फॉरेन एक्सचेंज। ये 11 महीने के इंपोर्ट कवर के लिए सफिशिएंट है। मतलब हम आज भी सपोज हमारा पैसे आने बंद हो जाए तो 11 महीने तक हम सर्वाइव कर सकते हैं। इंपोर्ट कवर हमारा अप्रॉक्सीमेटली 11 मंथ का है प्रेजेंट एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से। तो ये 640 बिलियन डॉलर हो गया। एक्सटर्नल डेट पोजीशन इंडिया की बात करें तो ये स्टेबल है। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 19.4% है। तो जीडीपी का जो डेट है वो रेशो डेट के उधार के कंपैरिजन में जीडीपी जो है वो 19.4% एक्सटर्नल है। तो ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन, राइजिंग ट्रेड, प्रोटेक्शनिज्म हो गया जैसे ट्रम्प, अनसर्टेनिटी है। कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, एनहेंस करना है ग्लोबल सप्लाई चेन को ताकि कॉस्ट कम हो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब भी यही होता है कि जिसकी जो स्पेशलिटी है वहाँ वो वर्क हो और पूरा वर्ल्ड एक कनेक्टेड वन विलेज की तरह बन जाए। इससे एफिशिएंसी आती है, कॉस्ट कम आती है। तो वन लाइन समरी ये है इसका कि एक्सटर्नल सेक्टर रेजिलिएंट है, स्ट्रॉन्ग एफडीआई इनफ्लो है, सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ा है, बैलेंस ट्रेड स्ट्रैटेजी बनी हुई है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी चैलेंज है, ग्लोबल स्लो डाउन के लिए भी हमें नेसेसरी रिस्पॉन्स देना है। तो ये भी प्रीलिम्स मेंस दोनों का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 में, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक। तो अब बात आती है कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हो गई है, प्राइस बढ़ गई है, कीमत महंगाई बहुत आ गई है। तो बट ग्लोबल इन्फ्लेशन में डिक्लाइन हुआ है, 5.7% का इसमें डिक्लाइन देखा है। 2022 में 8.7 था, अभी ये कम होके 5.7 हो गया। तो आप बताओ 8.7 से 5.7 हो गया तो ये डिफ्लेशन हुआ या डिसइन्फ्लेशन हुआ? पहले 8.7 थी, अभी 5.7 है, तो इसको डिफ्लेशन बोलेंगे या डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे? तो कोर इन्फ्लेशन भी लोवेस्ट पॉइंट इन अ डेकेड पे है। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, 4.9 पे आ गया है, डिक्लाइन हुआ है रिटेल इन्फ्लेशन में। कोर इन्फ्लेशन भी कम हुआ है। जल्दी से बताओ हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन कोर सेक्टर? कोर सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स को काउंट किया जाता है? सो कोर सर्विसेज में अगर इन्फ्लेशन है तो इससे फ्यूल प्राइसेस एक बहुत बड़ा लाइक थ्रेट होता है। जो फ्यूल है और जो फ्यूड है, फूड और फ्यूल है, ये इन्फ्लेशन के बहुत बड़े कल्प्रिट है। तो कोर सेक्टर इन्फ्लेशन में डिक्लाइन हुआ है और ये कोर गुड इन्फ्लेशन से कम है। अब फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो खाने पीने की चीज़ें हैं। इंडिया की फूड इन्फ्लेशन रेट फर्म है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण जैसे साइक्लोन, रेन, हेल स्टॉर्म, ओला, ड्रॉट, हीट वेव, इससे प्रोडक्शन बहुत इम्पैक्ट हुआ। अनियन और टोमेटो की ग्रोथ नहीं हो पाई, फसल नहीं लग पाई, तो इससे सप्लाई चेन प्रॉब्लम आ गई कि फसल ही नहीं लगी तो इसकी बहुत ज़्यादा लाइक कमी हो गई तो इन्फ्लेशन, महंगाई आ गई। अनियन और टोमेटो की जो कीमत है वो 4 से 5 गुना बढ़ गई। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है ये भी बढ़ा है, 8.4% है, बिकॉज फूड आइटम्स, वेजिटेबल एंड पल्सेस, तो सप्लाई कम है, डिमांड तो उतनी है, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो कौन सी इन्फ्लेशन आई? ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन आई या डिमांड साइड आई? सप्लाई मतलब सप्लाई कम हो गई या फिर डिमांड, किस टाइप की इन्फ्लेशन हुई है? जो हमारी फूड में हमने देखने को मिली। अब एक्सक्लूडिंग टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, दैट इज टीओपी, ये बहुत प्राइस सेंसिटिव वेजिटेबल्स है। सीपीआई की बेस्ट बास्केट जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बास्केट है, अप्रॉक्सीमेटली 6.5% रही है। अब सीपीआई क्या होता है? ये एक बास्केट है। अब देखो हमें सारी चीज़ों का तो ट्रैक नहीं कर सकते, तो हमने कुछ आइटम्स ले लिए गुड्स एंड सर्विसेज की, इनकी कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है, और उसी बास्केट के हिसाब से हम प्रिडिक्शन कर देते हैं कीमत बढ़ी है या कम हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या है? हमने सीरियल्स के स्टॉक लिमिट बनाया, हमने स्टॉक लिमिट ऑफ वीट की बात की, ऑफलोड किया वीट राइस फ्रॉम सेंट्रल पूल, मतलब सप्लाई को बढ़ाया, ओपन मार्केट सेल किया। वीट फ्लोर को हमने, आटे को भारत ब्रांड करके आटा बेचना चालू किया ताकि सप्लाई बढ़े तो डिमांड उतनी है तो कीमत कम आ जाएगी।
पल्सेस की हमने चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, इसको भारत ब्रांड से हमने सेल किया। स्टॉक लिमिट कर दी तूर और देसी चना, मतलब कालाबाजारी होर्डिंग को रोका। एस अलाउ किया ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी, मतलब विदेशों से भी आप सामान बुलाओ, विदेशों से भी दाल, चना, तूर, मसूर, येलो पी बुलाए ताकि सप्लाई बढ़े। क्योंकि प्रॉब्लम क्यों हुआ था, सप्लाई कम होने के कारण इन्फ्लेशन आया था। सप्लाई कम क्यों हुई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर क्लाइमेट डिपेंडेंट है और क्लाइमेट फेवरेबल नहीं था। तो हमने क्या किया, सप्लाई को बढ़ा दिया। वेजिटेबल का बफर स्टॉक अनियन का हमने बढ़ाया। प्राइस स्टेबलाइजेशन एक फंड बनाया ताकि सरकार उसकी प्राइस को कम करे। हमने सब्सिडी भी दे दी अनियन एंड टोमेटो में। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। आरबीआई आईएमएफ ने बताया ये ग्रेजुअली विद इन लिमिट रहेगा, कोशिश करते हैं हम 4 ± 2 में। इन्फ्लेशन रेट है ये 4.4 बनी रहेगी। हेडलाइन इन्फ्लेशन 4.2 आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है और ये मॉनेटरी पॉलिसी इसी के हिसाब से बनती है। लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी है। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप बनाना है हमें ताकि फसल खराब नहीं हो, आंधी तूफान, बाढ़, ओला, ड्रॉट, इससे फसल खराब नहीं हो। हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करना है। हाई इल्ड और डिसीज रेजिस्टेंट सीड वैरायटी चाहिए ताकि उसमें खराब नहीं हो। पल्सेस टोमेटो एंड ऑनियन के लिए। देन रॉबस्ट डेटा बताता है, उसको एनालिसिस भी करना है ताकि स्टॉक, स्टोरेज, प्रोसेसिंग फैसिलिटी बेटर हो। तो हम खुद को प्रूफ करना चाहते हैं, हम खुद को लाइक वेदर प्रूफ बनाना चाहते हैं, क्लाइमेट प्रूफ बनाना चाहते हैं ताकि प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। अब इसमें समरी में आप बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन स्टेबल है बट वॉलेटिलिटी बनी हुई है, फ्यूल फ्लक्चुएशन है, सप्लाई चेन डिसरप्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड सप्लाई साइड इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 4। अब आता है चैप्टर नंबर 5। यहाँ हम बात करते हैं मीडियम टर्म आउटलुक, डीरेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ। देखो बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है कि कोई सर पे बैठे हुए आपको बार बार बता रहा है ये करो वो करो। फ्रीडम देना चाहिए, आप उनको टारगेट्स दो, डायरेक्शन दिखाओ, देन उसके बाद उनको फ्री रखना चाहिए। डीरेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। तो ग्रोथ रेट हमारी 8% कांस्टेंट प्राइस में एवरेज बढ़ी है। ये विकसित भारत के लिए ज़रूरी भी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है आईएमएफ की रिपोर्ट होती है, ये बताता है इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2028 में और 2000 यूएस डॉलर के हिसाब से 6 ट्रिलियन बाय 30 हो जाएगी। मीडियम टर्म ग्रोथ इंडिया का बना हुआ है। नई ग्लोबल रियलिटी आ गई है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग है और चाइना एनर्जी ट्रांजिशन भी कर रहा है। चाइना में ईवी, अभी एक रिपोर्ट आई वाज रीडिंग, ईवी जो है ये मोर देन 50% सेल कर रही है इन कंपैरिजन टू आइस, इंटरनल कंबशन इंजन। तो प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन से एक चैलेंज आ जाता है। तो ये ट्रेड है, नॉन ट्रेड, सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, सप्लाई चेन है, क्लाइमेट है, स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस भी है। जैसे हमारे पास पीपल है, लोग है, तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस हो गया कंपैरेटिव एनालिसिस में। तो जीईएफ जो होता है इसमें क्या हुआ है, फ्रेगमेंटेशन हो गया है, ऐसे टुकड़ों में बदल गया है। पॉलिसी ड्रिवन रिवर्सल हो रहा है, पहले ग्लोबलाइजेशन था अभी डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। एक एनकम्पास कर रहा है जैसे ट्रेड, कैपिटल, माइग्रेशन को, ये ग्लोबलाइजेशन को रिप्लेस कर रहा है। तो पहले पूरा वर्ल्ड एक हो रहा था और अब वर्ल्ड अब टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। सो इससे इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट जरूरी है। यूएनआईडीओ की प्रोजेक्टेड रिपोर्ट है, चाइना विल अकाउंट 45% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और यूएसए को बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, दैट इज वाई यूएसए टैरिफ वॉर आ रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन में भी चाइना बहुत आगे है। तो चाइना का शेयर देखो सोलर पैनल में, हम सोलर पे डिपेंडेंट है एनर्जी में, तो सोलर पैनल में पॉलीसिलिकॉन आता है, इनगोट होता है, वेफर होता है, सेल मॉड्यूल्स होता है, इन सब में चाइना का डोमिनेंस है। चाइना क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा डीरेगुलेशन हो, प्राइवेट सेक्टर को फ्री किया जाए, कॉम्प्लायंस का बर्डन कम करो कि वो बस कॉम्प्लायंस करें नहीं, दे लेट देम डू बिजनेस, कॉम्प्लायंस में उनको एंगेज नहीं करो, स्ट्रीमलाइन करो प्रोसेस को, हम रिडंडेंसी को दूर करें, पेपर वर्क को इजी करें, डिजिटाइज करें सिस्टम को, हम इंसेंटिव्स दें कि आप ऐसा अच्छा काम कर रहे हो तो हम आपको और प्रोत्साहन करेंगे। फेज 2 में हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि हमें मिनिमम नेसेसरी एंड मैक्सिमम फीजिबिलिटी चाहिए कि आप पेपर वर्क में मत उलझो, यू जस्ट डू द इनोवेटिव बिजनेस। लीगल सेफगार्ड करो एनफोर्समेंट में, रिड्यूस करो टैरिफ फी और रेगुलेशन को रिस्क बेस्ड रेगुलेशन करो, टेलर मेड करो लीगल फॉर्म्स को, रिफॉर्म्स को, नॉर्म्स को, रिस्क प्रोफाइल देखो। सो ओवरऑल ये जितने भी कीवर्ड्स हैं फेज 1 एंड फेज 2 में, ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर और जो बिजनेस है इसको डीरेगुलेट करने की बात करते हैं। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन बढ़े हैं, नए रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर आए थे ग्लोबली।
कंसर्न कॉन्सेंट्रेटेड एफडीआई फ्लो की अगर हम बात करें तो ग्लोबल एफडीआई जो है वो कुछ ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो गया है, सब जगह नहीं आ रहा है। इससे वल्नरेबिलिटी हो रही है इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी में। स्टेट्स को सिस्टमेटिकली डीरेगुलेशन करना है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम बात करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए तभी आप कॉम्पिटिटिव रहोगे। एरिया ऑफ डीरेगुलेशन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 है। ये एक वाइबल, इट इज़ वेरी वेरी क्रिएशन ऑफ अ वाइबल मिडिल स्टैंड, मतलब इंडिया का एसएमई सेक्टर, इंडिया का, क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम हमें जो हमारे छोटे उद्योग हैं इन उद्योगों को बढ़ाना है। एक्चुअली ये जो वर्ड है, दिस वर्ड जो मिडिल स्टैंड है, ये सर्वे में इस्तेमाल किया गया है। ये एक्चुअली जर्मन वर्ड ओरिजिन है इसका, और ये मिडिल क्लास मीडियम साइज इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो व्हाट वी वांट इज कि हम जो मध्यम तरीके के उद्योग हैं उनको बढ़ाएं। तो इंडिया का एसएमई सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हम रेगुलेशंस जो हैं उसको बेहतर करें, कंपेयर करें रेगुलेशन और इम्प्रूवमेंट करें, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन कम करें। तो ये जो चैप्टर है ये बताता है डी रेगुलेशन। इसमें इंपॉर्टेंट टाइम पॉइंट्स हैं, मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक जो स्ट्रांग है, डी रेगुलेशन करना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क और डोमेस्टिक चैलेंजेस जैसे एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रा, हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसको दूर करना है। अब आता है चैप्टर नंबर 6, ये है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कीपिंग इन गोइंग। तो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ साल में पब्लिक स्पेंडिंग बहुत बढ़ाई है, ये हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी देखा था, ग्राफ ऐसे जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने फिजिकल, डिजिटल, सोशल, सब टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर में रिसोर्स मोबिलाइजेशन किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 38% से बढ़ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब कुछ सेक्टर्स है इंफ्रा के, पहला है रेलवे। तो रेलवे में हमने 17 नई वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की है। 91 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो जो लोडिंग के लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन, वो टर्मिनल बनाए। 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाई है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग बनाया है, जहाँ पर बहुत डेंसिटी है, बहुत सारी ट्रेन रन कर रही है, तो उससे कैपेसिटी बढ़े। जैसे कुछ रेलवे ट्रैक्स के जो जोन्स हैं वहाँ पे बहुत डेंसिटी होती है, तो वो डेंसिटी वाले जोन्स पे हमने ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग किया ताकि एक्सीडेंट्स भी नहीं हो। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन जापान के सपोर्ट से बन रहा है। रोड की बात करें तो टोटल 63.4 लाख किलोमीटर का हमारा रोड नेटवर्क है। नेशनल हाईवे है, इसमें 40% जो नेशनल हाईवे जो है वो पूरा फ्रेट ट्रैफिक कैरी करता है। 5853 किलोमीटर नेशनल हाईवे हमने बनाया है। भारतमाला परियोजना है, 2017 में लॉन्च हुई थी, और इसमें हम बहुत तेजी से कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। 34,800 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बना दिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्ट है, मल्टी मॉडल मतलब दीज आर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपको कुछ आपने स्टोर कर रखा है या फिर आपने जो फैसिलिटेट कर रखा है बिजनेस को कवर करने के लिए, तो वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स क्या करते हैं, जैसे कि ये नागपुर में बना है, ये सब लोकेशन इंपॉर्टेंट है, चेन्नई, नागपुर, इंदौर, जलना, जोगियोपा, बेंगलुरु, तो इधर हमने इसको अवॉर्ड किया है। ऑलराइट, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हब होता है, जहां बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो मल्टी मतलब बहुत सारे, लॉजिस्टिक्स पार्क है तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे रोड है, रेल है, एयर है, वाटर है, तो हम सीमलेस कनेक्टिविटी चाह रहे हैं लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की। तो ये 6 मल्टी मॉडल है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। चेन्नई, इंदौर, नागपुर, जलना, जोगीघोपा एंड बेंगलुरु। सिविल एविएशन की बात करें तो अभी हमारी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। उड़ान स्कीम है, लास्ट ईयर प्रीलिम्स में सवाल आया था ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का, तो मल्टी मॉडल इज इंपॉर्टेंट। उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक। पोर्ट्स, शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवे में करंट स्टेटस क्या है, कंटेनर टर्न अराउंड टाइम जो है हमारा वो 48.1 आवर से 30.4 आवर हो गया। टर्न अराउंड टाइम मतलब कि वो कोई आपका कंटेनर आया, उसको खाली कराया, फिर वापस उसको रेडी कर दिया, तो इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ऑलराइट, सो ये टर्न अराउंड टाइम हमारा पहले था 48 और अब हो गया है 30। तो टर्न अराउंड टाइम मतलब ड्यूरेशन अ कंटेनर स्पेंड्स इन अ पोर्ट फ्रॉम अराइवल टू डिपार्चर, बिकॉज टाइम इज मनी, हमें चीज़ों को जल्दी करना है एफिशिएंट वे में, तो टर्न अराउंड टाइम कम हो गया है।
प्रोग्रेस हुआ है सागरमाला प्रोग्राम में, कंप्लीशन बढ़ा है सागरमाला, सागर मतलब समंदर, पूरा ऐसे पोर्ट लेड डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट है, मैपिंग INSTC, मुंबई टू यूरेशिया हो रहा है वाया INSTC। तो ये शहीद बेहश्ती पोर्ट चाबहार इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप INSTC के बारे में बताइए, कितने सारे एरियाज कनेक्ट हो रहे हैं INSTC से। सो इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, वेसल ट्रैफिक बढ़ेगा। फिर हरित नौका गाइडलाइन है, इससे इनलैंड वेसल्स में भी हम उनमें ग्रीन लाइक एम कर रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं हो, ऑल्टरनेट फ्यूल्स हो एटसेट्रा हम ट्राई कर रहे हैं। तो ये क्या क्या हो गया, टर्म्स इंपॉर्टेंट है, सागरमाला, चाबहार INSTC एंड हरित नौका। एनर्जी में बात करें तो 7.2% से बढ़ा है, रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस अभी 47% है, एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी बढ़ी है। इसमें सौभाग्य स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, हर घर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, और रिवैम डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रोजेक्ट उदय भी है। डिजिटल में टेलीकम्युनिकेशन में इनिशिएटिव्स हैं, 5G ओवरऑल बढ़ा है, भारत नेट प्रोजेक्ट में हर पंचायत में, गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईटी में मेघ राज आया है, मेघ मतलब क्लाउड, राज तो दिस इज एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड, हम NIC इतने एप्लीकेशंस को होल्ड कर रहे हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो इसको बोला गया है मेघ राज। तो मेघ राज GI क्लाउड इनिशिएटिव है। तो मेघ राज ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग से दे रहा है। डेटा सेंटर मार्केट भी हमारा इतना बढ़ा है। रूरल एंड अर्बन इंफ्रा की बात करें तो रूरल ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन सेक्टर में जल जीवन मिशन आया है, हर घर में पीने का पानी पाइप्ड पहुंचाना है। 100% कवरेज हो गया है इन राज्यों में, 100% कवरेज कुछ यूटीज में भी हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन का फेज 2 आया है, ग्रामीण, इसमें भी हम ODF प्लस एंड ODF प्लस विलेज बना रहे हैं। अब आप ये बताओ, ODF प्लस, ODF प्लस प्लस, इसमें क्या डिफरेंस होता है। अर्बन सेक्टर की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मकान बना के दिया जा रहा है। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की बात है, रैपिड रेल एंड मेट्रो का ग्रोथ हो रहा है। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, अमृत, इसमें भी हम सीवेज कवरेज बढ़ा रहे हैं, वाटर कवरेज बढ़ा रहे हैं, टैप वाटर, तो हम शहरों को लिवेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन एंड अमृत। टूरिज्म अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पिलग्रिमेज रिजुवनेशन स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव है, प्रसाद, इसमें हम टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। पिलग्रिमेज की जो डेस्टिनेशन है, जैसे आज न्यूज़पेपर में आया, वाराणसी को हम एक इकोनॉमिक हब भी कन्वर्ट कर रहे हैं हेरिटेज सिटीज एंड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन में। तो इसमें 26 आउट ऑफ 48 प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट हो गए हैं। स्वदेश दर्शन है, आप टूरिज्म में जाओ, इंडिया की जो ग्लोरी है, इंडिया के जो हिडन जूल्स हैं उनको एक्सप्लोर करो, तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम हो गई। स्पेस की बात करें तो स्पेस में 56 स्पेस एक्टिव एसेट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हुआ, नेविगेशन, साइंटिफिक, ये अर्थ की हमारी इंडियन सैटेलाइट्स है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी है। 2047 तक हम गवर्नमेंट स्पेस विजन रख रहे हैं, गगनयान हम बना रहे हैं, जिसमें हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का भी एस्पायरेशन रखते हैं। गगन यात्री होंगे जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होंगे, इंडियन इंडिजिनस वे में वो स्पेस में जाएंगे। चंद्रयान 4 में लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन भी आ रहा है। वीनस जो प्लैनेट है उसको हम ऑर्बिट करेंगे, और चंद्रयान 4 में लूनर से जो सरफेस ऑफ मून है वहां से सैंपल लेके आएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल भी वर्क कर रहा है। ट्रांसपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हम बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहे हैं ताकि कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, मोनेटाइजेशन, इम्पैक्ट फाइनेंसिंग ठीक से हो पाए। तो वन लाइन समरी में वी कैन से कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है ये की ग्रोथ है, कनेक्टिविटी, एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी, सब में हमें तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर जो था वो चैप्टर था अबाउट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कीपिंग इट गोइंग। ये सारे जो कीवर्ड्स है ना ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। सो 50% हो गया इकोनॉमिक सर्वे। अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 में, इंडस्ट्री ऑल अबाउट बिजनेस रिफॉर्म। तो दिस इज अबाउट बिजनेस रिफॉर्म। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 6.2% से बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन में फायदा हुआ। 2.8% से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर इंडिया होल्ड करता है, मतलब पूरा 100 वर्ड है तो इंडिया 2.8 है, पर चाइना देखो 28.8 है। तो लुक एट द कंपैरिजन, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड का 2.8% है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग 28.8% है। तो यही तो होता है एनालिसिस जो मेंस में रिक्वायर्ड है। और ये एनालिसिस कब आता है, जब हम स्टडी करते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं।
तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग 2.8 है, चाइना की 28.8 है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग बेटर करना है। बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है जो ओवरऑल फ्लक्चुएट ही हो रहा है, ऑप्टिमिज्म है अभी भी। अगर हम कोर की बात करें तो पहला हो गया सीमेंट। ये सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है इंडिया। अब इसी से प्रीलिम्स में सवाल आ जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इंडिया है। पर कैपिटा कंजम्पशन 290 किलो है, ग्लोबल एवरेज 540 किलो है। स्टील की बात करें तो ये भी एंड यूजर सेक्टर में बड़ा है। नेशनल सेक्टर एंड पीएलआई स्कीम में हमने स्टील प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है, और स्क्रैप रिसाइकलिंग भी है, मतलब जो पुराना स्टील है उसको रिसाइकल करना है। इससे एफिशिएंट रिसाइकलिंग आएगी, हाई क्वालिटी स्क्रैप आएगा, तो हम ग्रीन स्टील की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्टील इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। सो ये जो स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी है, दिस इज़ अगेन अ रियली गुड थिंग, बिकॉज इससे हम ट्रांजिशन करेंगे ग्रीन स्टील पे। एनीथिंग जहाँ पर ग्रीन लिखा होता है उसका मतलब होता है वहाँ पर हम वी आर डूइंग समथिंग जो हमारा एफर्ट डाल रहा है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हम नेट इम्पोर्टर हैं, हम क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं। हम रिलाई करते हैं 45% पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स में, तो हम जो क्रूड ऑयल है उसको बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कैपिटल गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स में टेक्नोलॉजी का गैप आ रहा है। सेक्टर इंपोर्ट एडवांस्ड मशीन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होने के कारण सफिशिएंट, और मशीन्स की रिक्वायरमेंट के कारण हम उसको इंपोर्ट करा रहे हैं। गवर्नमेंट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0 की बात करता है। स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली इंडस्ट्रीज की जो मशीन्स है उसका इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज रिक्वायर्ड। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आई है, डोमेस्टिक सेल बढ़ा है, पोटेंशियल है इंडिया में। और हम पीएलआई प्रायोरिटी, यहाँ पर हम जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। सो अगेन द होल आइडिया इज कि वी नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पीएलआई है। 99% ऑफ जो इंडिया के स्मार्टफोन्स हैं अब हम उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर इन द सेंस एसेंशियली असेंबल कर रहे हैं, बट इससे इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी कम हुई है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बेटर इंफ्रा, प्रोडक्शन बढ़ाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, ये हमारे थीम एरिया है। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट 4% है ग्लोबल शेयर का, विच इज़ वेरी वेरी लेस। हम बेसिकली असेंबलिंग पे ज़्यादा हमने स्ट्रेंथ डेवलप किया है, बट अब हमें मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स का करना भी ज़रूरी है। सो ये R&D एक्सपेंडिचर है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, विच इज़ वेरी लेस इन केस ऑफ इंडिया। इट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1% हम R&D में डाल रहे हैं, जबकि इसराइल का देखो 6% है, ऑस्ट्रेलिया में भी हाई है, कोरिया का देखो परसेंटेज इज सो हाई, यूएसए का भी अप्रोक्सीमेटली 3 to 4% है। सो परसेंटेज ऑफ जीडीपी R&D में इज वेरी वेरी लेस। टेक्सटाइल इफ वी टॉक अबाउट कपड़ा, सो इसमें 11% मैन्युफैक्चरिंग जीवीए कपड़ा आता है। हम टॉप प्रोड्यूसर हैं जूट के। सेकंड है ग्लोबली कॉटन, सिल्क एंड मैनमेड फाइबर में। ये नंबर्स याद रखिए, रैंकिंग जूट में हम टॉप है, और कॉटन, सिल्क एंड मैनमेड फाइबर में हम सेकंड है। सिक्स्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल में हमारा 4% शेयर है ग्लोबल ट्रेड में। टेक्निकल टेक्सटाइल वो कपड़ा होता है जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर टेक्निकल स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, जैसे कि फायर रेजिस्टेंट कपड़ा हो गया, या फिर कोई कपड़ा है जिससे से आग आग में वो हो रहा है, या फिर वो ऐसा कपड़ा है जिसमें कोई टेक्निकल एस्पेक्ट उसका आ रहा है, सपोज उसमें रेन से इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, या फिर फायर से इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, या पर्टिकुलर उसकी टेक्निकल प्रोवेस है, तो इसमें हम फिफ्थ हैं। देन चैलेंजेस एमएसएमई में आ रहा है, एफिशिएंसी नहीं है, स्केलिंग नहीं कर पाते हैं, फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम आता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का प्रॉब्लम आता है, हम रिलायंस बहुत ज़्यादा करते हैं, और हमारा जो कॉटन है, रिलायंस ऑन कॉटन है, इसमें हमारी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, एफडीआई नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कम है, इंपोर्टेड मशीनरी है, स्किल गैप का भी चैलेंज आता है। सो ये चैलेंजेस आ रहे हैं टेक्सटाइल में। फार्मेसी में हम थर्ड लार्जेस्ट हैं ग्लोबली बाय वॉल्यूम। गवर्नमेंट इनिशिएटिव पीएलआई यहाँ पर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, दैट इज मेडिसिन एंड ऑल। इंडिया ने सेल एंड जीन थेरेपी में भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है। अब ये एसएनटी का इंपॉर्टेंट है, कार टी टेक्नोलॉजी अभी द्रौपदी मुर्मू मैम ने भी हाईलाइट किया था। सो ये जो कार टी टेक्नोलॉजी है, दिस इज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, दिस इज कार टी। ऑलराइट, सो हमें इन चीज़ों का भी फोकस करना है।
अब टी सेल थेरेपी का है, ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है, दिस इज CDSO। अभी ये वेवर दे रहा है लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग्स का। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है? जब भी कोई नई ड्रग आती है तो उसका टेस्टिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है। तो इंडिया में रेपुटेशन भी एट टाइम्स नॉट गुड कि इंडिया में गिनी पिग बना दिया जाता है। बहुत सारे लोगों पे मेडिसिन एंड नई चीज़ों की टेस्टिंग होती है और उनसे इन कंसेंट नहीं होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं होता है। सो द थिंग इज सेल एंड जीन थेरेपी है और ये CAR टी सेल थेरेपी है। ऑलराइट, सो दिस इज कैंसर इम्यूनोथेरेपी। अब इसमें लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स का भी यहाँ पर बात किया गया है। अब जो नेक्स्ट है वो है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो ये सेक्टर भी बहुत वाइटल है। इसमें की इंटरवेंशंस हैं, जैसे सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है, MSME क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है, MSME फैसिलिटेशन काउंसिल है। हम MSME समाधान एंड चैंपियन जैसे पोर्टल्स भी लेके आ रहे हैं ताकि जो पेमेंट है वो डिले हो रहा है वो टाइम पे हो जाए, क्रेडिट की ज़रूरत पड़े, बिकॉज शुरुआत में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, इतनी फंड्स भी नहीं होते हैं, तो टाइमली क्रेडिट मिसमैच यहाँ पर नहीं होगा। स्टेट वाइज पैटर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु ये टॉप 4 स्टेट्स हैं। 43% यहाँ से आता है। नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रियल का कंट्रीब्यूशन अभी कम है, जिसको ठीक करना है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोविंस इंडिया बन रहा है। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, एकेडमी और रिसर्च इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। रैपिडली हम बढ़ा रहे हैं PLI स्कीम के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं, MSME को सपोर्ट कर रहे हैं, हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर रहे हैं, ट्रेड चैलेंजेस को कम कर रहे हैं और स्किल गैप को भी करेक्ट कर रहे हैं। ये सारे जो है ना, ये बैकग्राउंड है, इकोनॉमी का बैकग्राउंड है जो हमें अच्छे से आना चाहिए। अब चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं। सर्विसेज न्यू चैलेंजेस फॉर द ओल्ड वॉर हॉर्स। सर्विसेज, यहाँ पर इंडिया शाइन करता है, सर्विसेज में इंडिया बहुत अच्छा होता है। तो देखो सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ा है, 1.93 एंड 4.3 ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट है इंडिया का। तो वर्ल्ड अगर 100 एक्सपोर्ट कर रहा है सर्विस, तो इंडिया 4.3 है, इट्स अ गुड नंबर। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टोटल GVA में बढ़ा है और अभी 55.5% हो गया है। 7th वर्ल्ड वाइड है हम ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में। अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ जो वर्क फोर्स है वो एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर से ही आ रहा है। सर्विसेज में सेक्टर परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो एक नया वर्ड यहाँ पे कॉइन किया है, सर्विसिफिकेशन। तो सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो द थिंग इज सर्विसेज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू द GDP थ्रू द सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज है प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन वैल्यू में। तो इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी हम सर्विस का पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरिंग में भी सर्विस का पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं और ये GDP में काउंट हो रहा है। सर्विस सेक्टर में आता है ट्रेड, रिपेयर, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रियल एस्टेट। तो ये क्या है? ट्रेड है, रिपेयर, होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब टाइप ऑफ सर्विसेज है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब सर्विसेज होता है। कंप्यूटर सर्विसेज है, बिजनेस में 70% जो है हमारा वो IT कंप्यूटर है। हम टॉप 5 मेजर इकोनॉमी है यहाँ पे। प्रोग्रेस इन लॉजिस्टिक्स एंड फिजिकल कनेक्टिविटी बेस्ड ऑन सर्विसेज देखें तो रेलवे ये 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड में। जो इंडिया का जो रेलवे है ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट है। 8% ग्रोथ यहाँ पे पैसेंजर ट्रैफिक देखने को मिला है। रोड ट्रांसपोर्ट में 78% है, 78% ऑफ GVA है ट्रांसपोर्ट का, तो रोड भी वेरी इंपॉर्टेंट। एविएशन इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है ग्लोबली। पोर्ट, वाटरवे एंड शिपिंग की बात करें, जो नदी पानी के थ्रू जो शिपिंग होता है, इसमें शिप बिल्डिंग में भी इंडिया पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है। शिप रिपेयर में भी, शिप को डिसमेंटल करके जो शिप को रिसाइकल करना है उसमें भी इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मैरीटाइम विजन है अमृतकाल 2047 तक है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा 14,850 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवे है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। इनलैंड वाटरवेज, ऑपरेशनल वाटरवे जबकि कम है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है वो प्री पैंडेमिक लेवल पे धीरे धीरे आ रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रहा है। वर्ल्ड टूरिज्म में इंडिया का जो परसेंटेज है वो कम है, वो 1.8% है। तो हमें टूरिज्म, बिकॉज इंडिया इज ब्यूटीफुल एंड हमारे यहाँ नेचुरल साइट्स भी हैं, हेरिटेज भी है, आर्किटेक्ट भी है, हिस्टोरिकल साइट्स भी है, एडवेंचर टूरिज्म भी है, मेडिकल टूरिज्म भी है। तो इस टूरिज्म को बढ़ाना ज़रूरी है। अभी हम 14th रैंक रखते हैं वर्ल्ड टूरिज्म रिसीट में। रियल एस्टेट में रेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी आई है,
ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 31 है आउट ऑफ 89। आईटी सर्विसेज इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसमें 12.8% की ग्रोथ हमने देखी है। जीवीए जो है उसका 10% जो है फ्रॉम आईटी सर्विसेज आ रहा है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, स्ट्रैटेजिक हब्स हमने इंडियन कॉर्पोरेट लैंडस्केप के बनाए। टेलीकम्युनिकेशन में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम है। 5G का जो इंडिया का एडॉप्शन है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। इंटरनेट भी इंडिया का क्वालिटी दैट इज स्पीड भी है और अफोर्डेबिलिटी भी है। सबसे कम लोवेस्ट डेटा रेट इंडिया में है और फास्टेस्ट ग्लोबल 5G रोल आउट भी है। स्टेट वाइज बात करें तो 55% जो नेशनल जीवीए है वो दिस अक्रॉस सेक्टर्स में सर्विस सेक्टर का आ रहा है। कर्नाटका महाराष्ट्र अगेन डोमिनेट कर रहे हैं। कंक्लूजन में वी कैन से कि सेक्टर्स विद स्किल्ड डिजिटल एंड टेक्निकल लेबर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है बट अगर हम स्किल दें, टेक्निकल लेबर को ठीक करें तो हमारा स्किलिंग बेटर हो पाएगा। स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग को, रिजिलियंस आएगा ग्लोबल चैलेंज में। की ग्रोथ ड्राइवर क्या है इंडिया का? वो सर्विस सेक्टर है, बट एआई का एक बहुत बड़ा थ्रेट देखने को मिल रहा है। रेगुलेटरी हर्डल्स है, ग्लोबल ट्रेड में शिफ्ट देखने को मिल रहा है और इट इज़ अ वेरी डायनामिक मार्केट। सो हमें अकॉर्डिंगली खुद को स्किल करना पड़ेगा। अब स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशंस क्या थी? डिफेंड, सस्टेन ग्लोबल सेक्टोरल प्रेजेंस एंड एनहेंस मार्केट ग्रोथ। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको डिफेंड करो। जैसे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन हमारी स्ट्रेंथ है, R&D लाओ, इनोवेशन लाओ, अपस्किलिंग लाओ, ग्लोबल पार्टनरशिप लाओ। प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड बिजनेस सर्विसेज में R&D, कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग, ग्लोबल मार्केट एक्सेस लाओ। सो इन चीज़ों को हमें डिफेंड करना है। एक्सेलरेट करना है ट्रांसपोर्ट को, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, इंफ्रा रीजनल एक्सपेंशन, ये सब मेंस के बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैं। ट्रेड एंड रिपेयर में फोकस एरिया, ई कॉमर्स, ऑटोमेशन, एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट लाओ। एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन लाओ। फाइनेंशियल सर्विसेज में फिनटेक, डिजिटल सर्विसेज, ग्लोबल मार्केट एक्सेस लाओ। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल। ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है ट्रैवल को, प्रीमियम टूरिज्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सस्टेनेबिलिटी लाइए। हेल्थ में टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ टेक इनोवेशन लाइए। पर्सनल, कल्चरल, रिक्रिएशनल सर्विसेज लाइए। वेलनेस टूरिज्म है, डिजिटल कंटेंट, फिटनेस को बढ़ाइए। अनटैप्ड मतलब जहां अभी स्कोप है, अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत ह्यूज ग्रोथ आ सकती है। इंक्रीज मार्केट शेयर करो, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी लाओ। जैसे इंश्योरेंस में डिजिटल इंश्योरेंस, कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट, ऑडियो विजुअल रिलेटेड सर्विसेज लाओ। जिससे कोई नीश कंटेंट है पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, ग्लोबल प्लेटफॉर्म, लोकलाइजेशन लाओ। टेलीकम्युनिकेशन, 5G, स्मार्ट सिटी, इंफ्रा लाओ। पोस्टल एंड कुरियर में डिजिटाइजेशन एंड एफिशिएंसी इंटीग्रेशन लाओ। तो ये सब क्या है? स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशंस है। वेरी गुड पॉइंट्स फॉर द मेंस। डिफेंड, एक्सेलरेट, ट्रांसफॉर्म एंड अनटैप्ड। अब आता है चैप्टर नंबर 9, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट सेक्टर ऑफ द फ्यूचर। देखिए, एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है। सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। एग्रीकल्चर इज अवर बैकबोन। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, मतलब 46% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है, बट कंट्री की जीडीपी में केवल 16% कॉन्ट्रीब्यूशन है। हाई वैल्यू सेक्टर है जैसे हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरी, ये की ड्राइवर्स हैं ओवरऑल एग्रीकल्चरल ग्रोथ के। हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक एंड फिशरी। हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक एंड फिशरी। इंडिया 11.6% वर्ल्ड का सीरियल प्रोड्यूस करता है। क्रॉप इल्ड जो है वो बहुत कम है, मतलब इल्ड बहुत कम है टॉप प्रोड्यूसर में। अब हमारा एरिया है बट उससे इल्ड कम आ रही है, तो वी नीड मोर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए। पर हम 11.6% वर्ल्ड सीरियल्स बना रहे हैं। सीरियल्स मतलब वीट, राइस वगैरह, ये सब सीरियल्स है, तो ये अच्छा खासा नंबर है। तो इंडिया का 11.6% वर्ल्ड सीरियल्स प्रोड्यूस हो रहा है, बट हमारी जो ईल्ड है वो कम है। हॉर्टी, लाइव स्टॉक, फिशरी, ये ओवरऑल एग्रीकल्चरल ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं। फिजिकल अगर हम 2024-25 की बात करें तो एमएसपी अरहर और बाजरा की बढ़ाई गई है और इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखा गया है, बिकॉज महंगाई के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। अब देखिए, सीड्स, क्वालिटी एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर। सीड की क्वालिटी कैसी है और हम कितना और किस क्वांटिटी का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। आईसीआर का डेटा बोलता है 1 लाख क्विंटल ब्रीडर सीड्स हैं। 1798 वेराइटी 81 क्रॉप्स की है। ये ब्रीडर सीड्स क्या होते हैं? कैन यू आंसर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रीडर सीड्स? सीड्स जो होते हैं, जैसे हाई यील्डिंग सीड्स हमने बनाए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन में, तो ये ब्रीडर सीड्स हैं। तो ब्रीडर सीड्स की डेफिनेशन क्या होती है?
तो ब्रीडर सीड्स मतलब जैसे आप ब्रीड मतलब नया कुछ क्रॉप वैरायटी आपको डेवलप करना है, तो ये फाउंडेशन है। ये सीड जो होते हैं ये डायरेक्टली कंट्रोल्ड होते हैं बाय ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर, मतलब जिसने वो ब्रीड बनाया है वो ही उसको पूरा कंट्रोल करेगा और वो ही उसको फिर सर्टिफाई करता है, सप्लाई करता है। तो इससे जेनेटिक प्यूरिटी बनी होती है। जैसे हमने DMH117 एक सीड बनाया, पूसा ने कोई एक सीड बनाया, तो वो जो जिसने बनाया है वो ही सप्लाई करेगा। तो वो क्या कहलाते हैं? ब्रीडर सीड कहलाते हैं। वो कहलाते हैं ब्रीडर सीड। अब इसमें की इंटरवेंशंस हैं। सीड बैंक, हमने सीड बैंक बनाया है ताकि अच्छे किस्म के सीड्स मिले। यूरिया गोल्ड बनाया है, इसमें यूरिया और सल्फर को मिक्स किया है ताकि न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़े, और ये PM प्रणाम इनिशिएटिव है। तो यूरिया गोल्ड में सल्फर मिक्स किया गया है न्यूट्रिएंट अपटेक को बढ़ाने के लिए। रेनफॉल इरिगेशन सिस्टम है, बिकॉज इंडिया प्राइमरली मानसून डिपेंडेंट है, रेनफॉल इरिगेशन होता है। हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है और कवरेज बढ़ाना है इरिगेशन का। एग्रीकल्चर सेक्टर वल्नरेबल है, जैसे ला नीना आ रहा है, बारिश कम हो रही है, फसल खराब हो जाती है। कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फसल खराब हो जाती है। सो हमें वेदर चेंजेस जो हैं वो केवल 55% ऑफ नेट सोन एरिया इरिगेटेड में हमें देखने को मिल रहे हैं, पर वो वल्नरेबल है। 2/3 ऑफ इंडिया जो है वो ड्रॉट को फेस कर रहा है, पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। तो हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। माइक्रो इरिगेशन फंड लेके आ रहे हैं, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट ला रहे हैं। सो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन फंड एंड रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट में क्रिटिकल इनपुट है। 7.75 करोड़ ऑपरेशनल KCC अकाउंट्स हैं इंडिया में। ये जो KCC है किसान क्रेडिट कार्ड होता है। एग्रीकल्चर में एट टाइम्स फसल नहीं होती है तो उनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू सप्लाई होती है। सपोर्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल में, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री में। इंटरवेंशन है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। सबवेंशन मतलब 7% का इंटरेस्ट की जगह 4% में मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इनिशिएटिव है, इंसेंटिव है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है और प्रधानमंत्री किसान भी है। तो ये सब एग्रीकल्चर की योजना है। फसल बीमा में इंश्योरेंस हो जाता है। और PM किसान क्या होता है आप बताइए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो किसान होते हैं उनके लिए 6,000 रुपए का जो उनको वित्तीय सहायता देने की बात होती है वो इसके थ्रू आ जाती है PM किसान में। तो दिस इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। फाइनेंशियल असिस्टेंस है सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स का, जो इसमें लाइक 6,000 रुपए का 2,000 2,000 2,000 ऐसी 3 किश्त में उनको प्रोवाइड किया जाता है। अब एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन की बात है, मशीन्स का इस्तेमाल करो, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, SMAM। कस्टम हायरिंग सेंटर है। मशीन बैंक्स हमने बना रखे हैं कि आपको जब ज़रूरत है आप उधार लेके आ जाओ। अफोर्डेबल रेट में ड्रोन्स भी हैं, ड्रोन्स दीदी भी हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तो डिक्लाइन इन शेयर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब सरकारी के बजाय आप किसी प्राइवेट या नॉन इंस्टीट्यूशनल से उधार लेते थे कृषि में, वो अब कम हो गया है। अब सारी चीज़ें फॉर्मल हो रही है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को हम बढ़ा रहे हैं, इट इज़ अ गुड थिंग। अब एग्रीकल्चर एक एक्सटेंशन की भी बात होती है। एक्सटेंशन में हम एग्रीकल्चर रिलेटेड अदर थिंग्स को भी कवर करते हैं, जैसे हम नॉलेज दें, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दें। सब मिशन हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का बनाए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। देन मार्केटिंग इंफ्रा में एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रा है, AMI एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। और ई नाम क्या होता है? पूरा जो कंट्री की मंडी है उसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो कोई किसान एक जगह खेती कर रहा है, फसल लगा रहा है, वो कहीं और जाके भी उसको बेच सकता है। तो ये ई नाम स्कीम हो गई। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रा हुआ, सब स्कीम हुआ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड ई नाम। अब क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो पोटेंशियल 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। अगर क्लाइमेट बढ़ेगा, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो उससे एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा। रेनफॉल भी अगर हम देखें तो 7% इंक्रीज हुआ है, 8 to 10%, 12% इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है उसमें डिक्लाइन आया है 2099 तक। तो जब ये सेंचुरी एंड होगी तो हो सकता है एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आए। तो दैट इज वाई वी नीड क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रा एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। परंपरागत कृषि विकास योजना है। मिशन ऑर्गेनिक है, डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अलाइड सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर भी रिजिलियंस ज़रूरी है। रिजिलियंस मतलब अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है बट वो सस्टेन करेंगे। तो फिशरीज में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज़ वेरी हाई।
CAGR 8% है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है फॉर लाइक दिस गाय कैटल्स लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। फिशरी एक्वाकल्चर इंफ्रा डेवलपमेंट फंड भी है। सो ये सब अलाइड एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने का हमारा तरीका है। अब देखिए यहाँ चार्ट में दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क मीट एग्स एंड फिश, तो ये सब भी एग्रीकल्चर में ही आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का डेटा है। अब देखो यहाँ पर मिल्क का जो प्रोडक्शन है, तो ये मिल्क का प्रोडक्शन 19-20 में, तो मिल्क दिस 2023-24 में मिल्क का डेटा आ गया। डेयरी और फिर एग देखें तो एग का भी ये डेटा है, इसमें भी फ्लक्चुएशन है। मीट का डेटा है और ये फिश का है, तो फिश भी पीक आया था, अभी फिश भी थोड़ा डिक्लाइन आया है। तो ये ग्रोथ बता रहा है मिल्क मीट एग्स एंड फिश का। वैसे मिल्क में इंडिया वर्ल्ड में काफ़ी लीड करता है, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया काफ़ी लीडर है, वन ऑफ द लीडर है। परंपरागत कृषि योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेशनल बैम्बू मिशन एंड ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये जो है ये फार्मिंग के मेजर मेजर्स लिए गए। आगे अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की बात है, क्योंकि एकता में शक्ति है। सो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एग्रीकल्चर, क्रेडिट, बैंकिंग, हाउसिंग, वुमेन वेलफेयर की इंटरवेंशंस है। मॉडल बायलॉज जो हैं उनको हमने बनाया है। PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, ऐसे कॉमन सर्विस सेंटर्स भी हमने बनाने की बात की है। तो रिटेल पेट्रोल है, डीजल आउटलेट है, माइक्रो ATM है, तो ये सब कोऑपरेटिव के थ्रू हम बना रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मिल्क से चीज़ बनाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाओ, तो ये प्रोसेसिंग है। 12.41% एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आ रहा है। 11.7% इंडिया का एक्सपोर्ट है, वो एग्री फूड एक्सपोर्ट है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। शेयर जो प्रोसेस्ड फूड का है वो भी बढ़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इधर इंटरवेंशन क्या है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फूड प्रोसेसिंग में, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। फॉर्मलाइजेशन से एक इकोनॉमी ऑफ स्केल आती है, एक स्टैंडर्डाइजेशन आता है, रीच बढ़ता है। फूड सिक्योरिटी में की इंटरवेंशन है NFSA, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट भी है। तो इस रिसीट से भी आप लोन ले सकते हो। आपने कहीं वेयर हाउस में अपना अनाज रखा है तो उसके बिहाफ में भी आप लोन ले सकते हो, तो उसे रिसीट्स बोलते हैं, वेयर हाउस रिसीट्स। प्लेज फार्मिंग भी है, तो इससे पोस्ट हार्वेस्ट लैंडिंग फार्मर्स की ईजी होगी, क्योंकि किसानों के पास क्रेडिट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट बढ़ा है, नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज कम हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत वाइटल है ग्रोथ एंड फूड सिक्योरिटी के लिए। चैलेंजेस के बाद भी यहाँ पर रेजिलियंस है, स्टेबल ग्रोथ है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिफाई क्रॉप एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स के लिए। सो एग्रीकल्चर में ओवरऑल हम ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मिंग है, प्रोडक्टिव है, डिजिटल इनोवेशन है, क्लाइमेट रेजिलियंस है। बट चैलेंज क्या है, मार्केट एक्सेस। चैलेंज क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट। चैलेंज क्या है, सस्टेनेबिलिटी। 2099 का हमें आज ही से प्रिपेयर करना होगा। सो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। अब हम देखते ही देखते आ गए हैं चैप्टर नंबर 10 में। सो दिस इज चैप्टर नंबर 10, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट एडेप्टेशन मैटर। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, और डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो वी नीड टू अडेप्ट, हमें अडेप्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट चेंज। इंडिया का पर कैपिटा एमिशन वो 1/3 है ग्लोबल एवरेज का, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण जो हमारा पर कैपिटा नंबर है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में भी हम जो हमारा एवरेज है वो 1/3 ऑफ ग्लोबल एवरेज है। इवन हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट फिर भी जो हमारा पर कैपिटा एवरेज है वो बहुत कम है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट बताता है एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.29 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट हमने क्रिएट किया है 2005 से 21 के बीच में। ब्रिजिंग एडेप्टेशन टू द फोरफ्रंट, ब्रिंगिंग एडेप्टेशन टू द फोरफ्रंट, इसका मतलब है इंडिया 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज में, बिकॉज जनसंख्या बहुत है, और ये जो जनसंख्या है हमारी ये बहुत ही वेल ऑफ नहीं है। सो अगर किसी भी टाइप का क्लाइमेट डिफिकल्टी आती है, साइक्लोन हुआ, ड्रॉट हुआ, फ्लड हुआ, तो हमारी जनसंख्या बहुत वल्नरेबल हो जाएगी, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। इसलिए हमें एडेप्टेशन स्पेंडिंग को बढ़ाना है। 3.7% ऑफ GDP से हमने 5.6% ऑफ GDP तक लेके आए हैं।
डोमेस्टिक रिसोर्सेज हम ज़्यादा से ज़्यादा पुट कर रहे हैं, तो हम खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्लाइमेट फंडिंग इनसफिशिएंट है, इंटरनेशनल इतना हेल्प नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो कोशिश है वो मिटिगेशन मतलब कम करो और अडेप्ट करो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग। MOEFCC ने डेवलप किया है नेशनल एडेप्टेशन प्लान NAP। अब ये नंबर आप देखो, मिटिगेशन बेस इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स में क्या आ रहा है, क्लाइमेट फाइनेंस देखो, बायलेटरल क्लाइमेट फाइनेंस मतलब 2 कंट्री का, मल्टीलेटरल मतलब मल्टीपल कंट्रीज मिलके फाइनेंस दे रही है। तो इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स फॉर क्लाइमेट एक्शन बहुत इनएडिक्वेट है, वी नीड मोर मनी। इंडिया का 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज में, तो अर्जेंसी एंड एडेप्टेशन इज रिक्वायर्ड। एडेप्टेशन में एक्सपेंडिचर भी हमारा जो बढ़ा है वो 5.6% GDP तक बढ़ा है, बट अभी मच टू बी डिजायर्ड। अब देखिए ये क्या है, ये है टुवर्ड NDC, नेशनली डिटरमाइंड, जो हमारा दिस NDC कंट्रीब्यूशन भी है, ये अपडेट किया है NDC टारगेट्स को, रिन्यूएबल एनर्जी में NDC। ऑलराइट, अब इंडिया का, बिकॉज एनर्जी रिक्वायरमेंट इंडिया की ज़्यादा है, इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सो अकॉर्डिंगली NDC टारगेट है 50% बाय 2030। इलेक्ट्रिकल जनरेशन कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल का हमारा 46.8% हो चुका है, 46.8। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बताता है एडिशनल कार्बन सिंक हमने 2.29 बिलियन टन का क्रिएट किया है, जो भी और ज़रूरत है, क्योंकि 2030 तक हम 3 बिलियन टन का टारगेट करने की कोशिश करें। सिंक मतलब जहाँ पे कार्बन सिक्विस्टरेशन होगा, कार्बन कैप्चर होगा, सिक्विस्टरेशन। तो कोल देखो अभी 46.2% है, लिग्नाइट 1.4 है, गैस है 5.4, डीजल 0.1 है, सोलर 20 है, विंड 10 है, हाइड्रो 10.3 है, न्यूक्लियर 1.8 है। तो ये सब हमारी प्रोग्रेस है टुवर्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब इसमें इनिशिएटिव्स में हमने क्या क्या लिया है सेक्टर वाइज। फर्स्ट इज एडेप्टेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एडेप्टेशन ज़रूरी है, बिकॉज कृषि को पर्यावरण जो बदलाव हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अनुरूप में ढलना पड़ेगा। मेजर टू प्रिजर्व एंड एनहेंस ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, हमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का ऑल्टरनेट ढूंढना है। सॉइल हेल्थ एंड क्रॉपिंग पैटर्न को भी साइंटिफिक बनाना है। रिजिलियंस है अर्बन एरिया में, क्लाइमेट चेंज मतलब हीट स्ट्रेस है, अर्बन फ्लडिंग है, श्रिंकिंग ग्राउंड वाटर हो रहा है सिटीज़ में, पानी की कमी हो रही है, शहर डूब रहे हैं, हीट का स्ट्रेस आ रहा है। तो की इंटरवेंशंस है जैसे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट जो है, जो हमारा आसपास जिस हैबिटेट में हम रह रहे हैं उसको सस्टेनेबल बनाओ। अमृत मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान है, और रिवर सिटीज अलायंस है, रिवर सिटीज अलायंस। बिकॉज मैक्सिमम सिटीज आप देखो वो नदी के मुहाने पर है, रिवर बैंक में है। कोस्टल रीजन्स की बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स आ रही है, हैवी रेन, सीवियर स्टॉर्म, हाई टाइड फ्लडिंग, ये कोस्टल सिटीज में देखने को मिल रहा है जो समंदर के पास है। यहाँ पर हम मैनग्रोव मिशन ला रहे हैं जिसका नाम है मिष्टी, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैनग्रोव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बताओ इंडिया में किन सारी जगह में कोरल रीफ्स मिलती है। मैनग्रोव यूजुअली सब जगह मिल जाता है, पर कोरल रीफ लिमिटेड है, तो इंडिया में कहाँ कहाँ कोरल रीफ मिलती है बताइए। और मैनग्रोव के भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स बताइए, जैसे सुंदरबंस तो है, इसके अलावा और कौन से मैनग्रोव एरिया है। कोस्टल रेगुलेशन जोन कंजर्वेशन भी एक थीम है। एडेप्टेशन एक्शन है वाटर मैनेजमेंट में, जल शक्ति अभियान है, नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोजेक्ट है, भू नीर पोर्टल मतलब जो ग्राउंड वाटर है, भू नीर, और फ्लड वॉच इंडिया ऐप भी है। एनर्जी ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सपीरियंस है, डेवलप्ड कंट्रीज वेइंग द ऑप्शन, देख रही हैं कि हम कैसे कोल से रिन्यूएबल की तरफ मूव करें। कोल जो है इंडिया हेविली रिलाई करता है कोल में, ऑल्दो हम प्रोडक्शन भी करते हैं, बट हमारा प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है कोयले का। 10% ऑफ ग्लोबल रिजर्व इंडिया में है कोल के, और 0.7% है नेचुरल गैस के। इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो 46% जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आ रहा है। नॉन फॉसिल फ्यूल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है इंस्टॉल्ड वो इतने मेगावाट है, और ये नॉन फॉसिल फ्यूल से है, वो 46.8% ऑफ टोटल कैपेसिटी बता रहा है। इनिशिएटिव और अपडेट्स हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, तो इसमें न्यू सोलर पावर स्कीम आई है, ट्राइबल एंड PVTGs पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। PM जनमन है, धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें VGF भी है। VGF मतलब अगर वो फिजिबल नहीं हो रही तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा देगा।
ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है, पीएम कुसुम है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है हमारा। तो हमने लेसन्स लर्न किए हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज ने भी थर्मल एनर्जी को हम डायरेक्टली शट डाउन नहीं करेंगे। इंडिया का जो तरीका होगा वो ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा, हम जस्ट लाइक दैट कोल को डिस्कार्ड नहीं करेंगे। शटिंग डाउन थर्मल एनर्जी विदाउट रिलायबल टेक्नोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव से स्टेबल एनर्जी सप्लाई नहीं आती, जैसे जर्मनी के साथ प्रॉब्लम हुआ। तो हम फाइनेंशियल रेगुलेशंस दे रहे हैं ग्रीन इन्वेस्टमेंट में। अवर आइडिया इज नॉट कि नॉन फॉसिल को डिस्कार्ड कर दो और रातों रात नॉन फॉसिल में शिफ्ट हो जाओ। नो, हम एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन करेंगे। सो दैट इज वाई इंडिया ने 2070 को अपना टारगेट बनाया है, जब हम लाइक नेट न्यूट्रल बनने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट न्यूट्रल? बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, ग्रीन डेट की बात कर रहे हैं, जहां ग्रीन है मतलब एनवायरमेंट कंजर्वेशन, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज है। हम लाइफस्टाइल बेटर करने की बात कर रहे हैं, इसलिए लाइफ मिशन है। लाइफ मिशन में इको फ्रेंडली नेचर अलाइन लाइफस्टाइल की बात है। हमारी जो जीवन शैली है वो प्रो नेचर होनी चाहिए। 17% फूड अवेलेबिलिटी हम देखें तो इसमें वो वेस्ट भी होता है, तो वेस्टेज को कम करना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है, बिकॉज फूड प्रोडक्शन में भी ग्रीन हाउस गैसेज होती है। अगर आप फूड प्रोडक्शन कर रहे हो तो इसकी एक एनवायरनमेंट कॉस्ट पे करनी पड़ती है। 2030 का जो लाइफ मिशन है, ये $440 बिलियन का ग्लोबली हमको इतना कंज्यूम कर रहे हैं, इसको कंजम्पशन पैटर्न को भी कम करना है। तो हम मटेरियलिस्टिक कल्चर को भी नहीं बढ़ाते। इसमें पीएम कुसुम है, पीएम सूर्य घर है, मुफ्त बिजली योजना है, इको मार्क स्कीम है, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम है कि आप जितना ज़्यादा कार्बन एमिशन कम कर रहे हो उतने ही आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। एक पेड़ माँ के नाम है और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है। सर्कुलर इकोनॉमी बहुत ज़रूरी होती है, इसमें रिसाइकलिंग की बात होती है। 11% ऑफ जीडीपी सर्कुलैरिटी पे आएगी तो हमें काफ़ी फायदा होगा। रिसोर्स सर्कुलैरिटी होगी, वेस्टेज नहीं होगा, वो रिसाइकल हो जाएगा। की इंटरवेंशन है जैसे टैक्स बेनिफिट है, अगर आप सर्कुलर जैसे आप रिसाइकल कर रहे हो मोबाइल फ़ोन या फिर पुराने व्हीकल को, तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, सब्सिडी मिलती है, लो इंटरेस्ट लोन मिलता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जिसने वेस्ट बनाया है वही उसका डिस्कार्ड करेगा। प्लास्टिक पोल्यूशन कम करना है। इंडिया वन ऑफ द लोवेस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन रेट है। ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर हाई हो जाता है। 14 kg है कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 35 kg। एयर पॉल्यूशन में 99% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो WHO का डेटा बोलता है हम टॉक्सिक एयर ब्रीथ कर रहे हैं। AQI हमारा लोअर है, इंडोर एंड आउटडोर दोनों, AQI हायर है। तो हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लाते हैं, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जैसे दिल्ली में होता है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन इन सीटू, मतलब जहां क्रॉप रेसिड्यू है वहीं पे उसको डिस्पोज करो, जैसे कि पूसा की टैबलेट्स थी, इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू भी ला रहे हैं। अब देखो, मैं आपको न्यूज़पेपर क्यों रोज पढ़ने के लिए बोलता हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हो तो आप इन सारे टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर हो, तो टुवर्ड्स द एंड करंट अफेयर्स रिवीजन ईजी हो जाता है। कंक्लूजन में आप बोल सकते हो नेट जीरो एमिशन 2070 है, डेवलप्ड नेशन की इंडिया की एम्बिशन है। हमें लो कार्बन डेवलपमेंट चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी चाहिए। तो हम फोकस करें एडेप्टेशन में, एनर्जी सिक्योरिटी में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी में। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। ये है चैप्टर नंबर 10 क्लाइमेट। चैप्टर नंबर 11 है सोशल सेक्टर पे। सोशल सेक्टर में सब सोशोलॉजी, पीपल एम्पावरमेंट, इसकी बात करेंगे। रीच और ड्राइविंग एम्पावरमेंट, हमें लोगों को एम्पावर करना है, इंक्लूसिव करना है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ से। सस्टेनेबल हो और लोगों को जोड़ो, इंक्लूसिव करो, ये विकसित भारत 2047 का टारगेट है। फोकस में एजुकेशन है, हेल्थ है, सोशल सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट है और स्किलिंग है। सोशल सर्विसेज में क्या होता है, जैसे हमने सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, राइजिंग ट्रेंड है, इसमें CAGR 15% है, एजुकेशन में 12 है, हेल्थ में 18 है। तो ओवरऑल वी कैन से एजुकेशन एंड हेल्थ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अर्बन रूरल गैप है, मतलब गांव और शहर में बहुत डिफरेंस क्रिएट हो गया है, एक्सपेंडिचर में भी और फैसिलिटी में भी, हमें इसको भी पैच करना है। इनइक्वालिटी को कम करना है, आर्टिकल 39B एंड C भी है। गिनी कोएफिशिएंट क्या बताता है, इनइक्वालिटी। तो रूरल एरिया में इतनी डिक्लाइन हुई है, अर्बन एरिया में भी डिक्लाइन हुई, तो जो असमानता है इसको दूर करना है। की एजुकेशन में की इनिशिएटिव है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है,
निष्ठा है मतलब टीचर ट्रेनिंग है, डिजिटल इंफ्रा नॉलेज शेयरिंग है, ये दीक्षा है, पीएम श्री एंड पीएम पोषण है। तो ये सब क्या है, सोशल सेक्टर स्कीम्स है। पीएम पोषण, पीएम श्री, दीक्षा और ये निष्ठा एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में हम बात करें तो आधारशिला बेसिक, नवचेतना इंक्लूसिवनेस, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन। तो लोगों को, बच्चों को हमें हमें रोबोट नहीं बनाना है, उनका जो सोच का तरीका है उसमें हमें नवचेतना, आधारशिला, इससे हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 93% है, स्कूल ड्रॉप आउट स्टेडिली डिक्लाइन हुआ है। हायर एजुकेशन में 1823 के जो एज ग्रुप है इसमें भी एनरोलमेंट बढ़ा है। ब्रिजिंग द गैप है डिजिटल टेक्नोलॉजी में। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, प्रीलिम्स का सवाल है स्वयं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ई विद्या एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब क्या है, डिजिटल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई विद्या और स्वयं, ये सब क्या है, डिजिटल है। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा है, 29 to 48 हो गया है। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं बच्चों में, एडोलेसेंट में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आ रही है, इनका परसेंटेज बढ़ा, ही बहुत बड़ा चैलेंज है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन हुआ है, मतलब आपके पास से इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हम बीमारी इन सब पे एक्टिवली इनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जन औषधि है, जन औषधि के थ्रू हम कौन सी दवाइयां ला रहे हैं, जेनेरिक मेडिसिन, जो सस्ते दाम पे क्वालिटी मेडिसिन है। टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है हेल्थ केयर में, जैसे यूविन, ई संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आई ड्रोन, आईसीएमआर ने आउटरीच बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में यूज किया था आई ड्रोन। शहर के बाद अगर हम गांव में फोकस करें तो गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बहुत औसम है। हर जगह हम मेटल रोड बना रहे हैं, मेटल रोड से कनेक्टिविटी बेटर होती है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है, ये जनमन है, ये भी हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक सब वर्टिकल लॉन्च किया है। अब हाउसिंग में हम लाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। वाटर बॉडीज में मिशन अमृतसर सरोवर है, सरोवर मतलब वाटर बॉडी टैंक। ड्रिंकिंग वाटर जल जीवन मिशन से टैप्ड वाटर, हर नल का पानी हर घर में पहुंच रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो ग्राम पंचायत में विलेज पंचायत डेवलपमेंट प्लान है, अंत्योदय है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। तो जो बहुत बैकवर्ड है, जहां बहुत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं है, रिमोट है, आइसोलेटेड है, वहां पर भी हमें ग्रोथ लाना है। सोशल इंक्लूजन एंड जेंडर में हम बात करें, रिसोर्स सेंटर है और जेंडर पॉइंट पर्संस भी आ रहे हैं। रूरल इनकम बढ़ाना एक बहुत बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ला रहे हैं, एनआरएलएम। कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाई गई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है। अब इसमें बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट्स है, सखी, फार्म लाइवलीहुड है, महिला किसान कन्वर्ज किया है, एग्री न्यूट्री गार्डन है। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, उनको कुछ नौकरी दो। नॉन फार्म लाइवलीहुड भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसमें 100 दिन का पेड एम्प्लॉयमेंट होता है। इसमें बोगस एंटिटीज को हटाने के लिए डीबीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आधार बेस्ड पेमेंट है, आधार बेस्ड पेमेंट 100 डेज का नॉन स्किल्ड वर्क है एवरी एडल्ट हाउस होल्ड को 5 किलोमीटर पेरिफेरी में। और ये गारंटीड है, राइट टू गारंटी ऑफ वर्क है। अगर वर्क नहीं मिलेगा तो आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा। रूरल एसेट क्रिएशन प्रोग्राम से डाइवर्सिफिकेशन भी आ रहा है। हम न्यूट्री गार्डन्स बना रहे हैं एनआरएलएम के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी भी वर्क कर रहे हैं। सो ये सब क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थिंग है। हेल्थ एजुकेशन रूरल डेवलपमेंट की एरिया है, वेलफेयर हमारा प्राइमरी फोकस है। फोकस है डिलीवरी मैकेनिज्म एंड लर्निंग आउटकम में, ट्रस्ट बेस्ड रेगुलेशन है, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो द थिंग इज, इंडिया का सोशल सेक्टर रिफॉर्म एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रूरल डेवलपमेंट में है। क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हमारे की चैलेंजेस बने हुए। सो ये क्या था, ये था हमारा सोशल सेक्टर, चैप्टर नंबर 11। अब चैप्टर नंबर 12 आता है, ये है स्किल डेवलपमेंट पे। स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे एआई आ रही है तो नई तरीके से हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। 26% जो पॉपुलेशन है 10 से 24 साल में, ये वंस इन अ लाइफ टाइम डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी में है हमारी। तो हमारे यहाँ जनसंख्या यंग है, यंग है मतलब दे आर लाइक केपेबल वर्किंग फोर्स है हमारे पास। तो 26% यंग पॉपुलेशन है हमारी 10 से 24 साल में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 बन सकते हैं, बाय यूएसए एंड चाइना, आफ्टर यूएसए एंड चाइना। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुआ है,
3.2 से आ गया है, 6% से 3.2 हो गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये भी बढ़ा है। वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो भी बढ़ा है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का परसेंटेज भी बढ़ा है, तो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो रहे हैं, नए नए टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहे हैं। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन वर्कफोर्स का देखिए तो एग्रीकल्चर में नंबर बढ़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग में नंबर कम हुए हैं और सर्विसेज में भी कम हुए हैं। तो एग्रीकल्चर का नंबर बढ़ा है, वर्कफोर्स जो है ये बढ़ा है, 41 से 46 हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग 12 टू 11 और सर्विस 31 टू 29 हुआ है। फीमेल में अगर पार्टिसिपेशन रेट देखें तो फीमेल पार्टिसिपेशन LFPR बढ़ा है। ज़्यादातर स्टेट्स में जो LFPR है वो अराउंड दिस 30 to 40% है। सिक्किम में मैक्सिमम रेट देखने को मिल रही है। अब एक और अच्छी चीज़ हो रही है, वुमन एंटरप्रेन्योर। तो वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे संकल्प हुआ, कॉयर जूट के लिए हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई। मार्केटिंग सपोर्ट दे रहे हैं उन्हें, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, क्रेडिट गारंटी, स्टार्टअप, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, PM फूड प्रोसेसिंग, आदिवासी महिला सशक्तिकरण और NCDC सपोर्ट। ये सब क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं उन्हें, ताकि पैसा मिलेगा आप उससे बिजनेस करो। वुमन ओन फॉर्म अगर हम देखें एंटरप्राइजेस तो फॉर्मलाइजेशन बढ़ा है, सर्टिफिकेशन भी बढ़ा है। तो ओवरऑल दिस पार्टिसिपेशन जो है दिस ये बढ़ा है। एवरेज मंथली अर्निंग अगर हम देखें तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वेज वर्कर्स में देखें तो इसमें भी 5% का इनकम बढ़ा है। डेली वेज में 9% बढ़ा है। रूरल वेजेस भी ओवरऑल इंक्रीज ही हुआ है। नॉमिनल वेज रेट एग्रीकल्चर में बढ़ा है। अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट भी करें तो एक मोडेस्ट ग्रोथ हम देख सकते हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 15 साल के पीक पे है, तो कॉर्पोरेट्स में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है, बट एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ा, ये केवल 1.5% बढ़ा, तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। फॉर्मल सेक्टर में हम बात करें तो EPFO सब्सक्रिप्शन में नेट बढ़ा है, तो जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है इसके नंबर भी बढ़े। अनऑर्गेनाइज्ड में ई श्रम पोर्टल है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए हमने एक फॉर्मल वे में उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हर वर्कर को एक यूनिक ID प्रोवाइड की गई है, जिससे वो अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और उसको हम फॉर्मल वे में ट्रैक कर सकते हैं। इससे सोशल सिक्योरिटी फॉर्मल वे में प्रोवाइड होगी। तो क्रिएशन है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का। सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। 4 लेबर कोड हम ला रहे हैं। कोड ऑन वेजेस मतलब तनख्वाह, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन है। तो 4 कोड कौन से हैं? पहला है वेजेस, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी, तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन और चौथा है वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डिजिटल इकोनॉमी में बढ़ी है, नए नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं और ये आगे और बढ़ेगा। जो गिग वर्क फोर्स है ये आगे और तेजी से बढ़ेगी। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गिग वर्कर्स? ग्रीन वर्क फोर्स बढ़ी है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी जॉब्स क्रिएट हुए हैं। हाइड्रो पावर में काफ़ी नए जॉब्स बन रहे हैं रिन्यूएबल में। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप सोलर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। सूर्य क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशन ला रहे हैं। वुमेन एम्प्लॉयमेंट में क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर, जेंडर बायस्ड रूल, ज्योग्राफिकल, सोशो, ये तेजी से बढ़ा है। अपस्किलिंग भी हो रही है, ज़्यादा उन्हें स्किल सेट देना है, नए स्किल सेट देना है चेंजिंग वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। 4.9% जो यूथ है वो 15 to 29 में है, इन्हें वर्टिकल टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है, वोकेशनल। साइमल्टेनियसली यू लर्न सम स्किल, जिससे आपका एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। 90% वर्कफोर्स हमारी इधर है। तो ओवरऑल अवर पॉपुलेशन इज वेरी प्रॉमिसिंग, यंग पॉपुलेशन। ऑल वी नीड इज अ प्रॉपर डायरेक्शन। रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग में क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम आई है हमारी, IITs के थ्रू, ITIs के थ्रू। सर्टिफिकेशन उन्हें हो रहा है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग हो रहा है, मतलब आप फॉर्मल वे में कुछ सीखते हो उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आपका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है। न्यू एज एंड फ्यूचर स्किल्स आई हैं, नए टियर्ड स्किल फ्रेमवर्क बना है। इंडस्ट्री पार्टनरशिप बढ़ी है। ITI को अपग्रेड किया जा रहा है कि इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेबस हो, हम वो चीज़ पढ़ाएं जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। हब एंड स्पोक मॉडल से PM इंटर्नशिप स्कीम भी बढ़ा है, काफ़ी लोगों को इंटर्नशिप दी जा रही है। अप्रेंटिसशिप को हम बढ़ा रहे हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं स्किल्स को और इंडस्ट्री अलाइन कोर्सेज ला रहे हैं। सो ओवरऑल हमारा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं दिस स्किलिंग एंड दिस पॉपुलेशन को यूटिलाइज करने के लिए। लेबर फ्लेक्सिबिलिटी, लेबर रिफॉर्म, वर्कर वेलफेयर हमें ज़रूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें ज़रूरत है। वर्कर्स राइट प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरत है। तो एक वर्चुअस साइकिल ऑफ जॉब क्रिएशन है। वी नीड टू क्रिएट जॉब्स।
इंडिया में एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट में फॉर्मलाइजेशन चाहिए, डिजिटल स्किलिंग चाहिए, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन चाहिए और इसको हमें तेजी से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। सो ये जो चैप्टर था ये बताता है एम्प्लॉयमेंट, नौकरी बढ़ाओ, स्किल डेवलपमेंट लोगों में लाओ। अब जो फाइनल चैप्टर है वो है कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब जो एआई है, एआई क्राइसिस है या कैटलिस्ट है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डबल एज्ड सॉर्ड बोला जा रहा है, फायदे भी है नुकसान भी है। एआई डिसरप्शन है, ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है लेबर मार्केट में, स्पेशली टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत फायदे भी होंगे और नए नए चैलेंजेस भी आएंगे एआई से। ग्लोबल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, 761 बिलियन का एआई में इन्वेस्ट कर रहा है। आईएलओ बता रहा है बहुत सारे जो जॉब्स हैं वो रिस्क में है, 75 मिलियन। एआई मार्केट बहुत तेजी से 35% की तेजी से बढ़ रहा है। तो ये ह्यूमन सेंट्रिक ऑटोमेशन हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज है। एआई मतलब मशीन इज थिंकिंग लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसे चैट जीपीटी हो गया, डीप थिंक हो गया, एटसेट्रा। जब एआई तेजी से आएगी तो अपॉर्चुनिटीज भी होगी और चैलेंजेस भी होंगे। इसको केयरफुली मैनेज करना है, जो ट्रांजिशन है उसको पेनफुल नहीं रखना है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स को दूर करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं बनने देना है और इनकम इनइक्वालिटी को चेक करना है। तो हम इनेबलिंग, इंश्योरिंग एंड स्ट्यूवर्डिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। लेबर मार्केट में लोगों को प्रिपेयर करो, उनको ट्रांजिशन के लिए प्रिपेयर करो। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए होगा गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का, लेबर अग्रीमेंट चाहिए होगा, लेबर रिप्लेसिंग नहीं, लेबर ऑगमेंटिंग करना है। तो एआई इज नॉट समथिंग जो आपका नौकरी खाएगा, ऐसा नहीं है। एआई समथिंग जो नई नौकरियां क्रिएट करेगा और आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। फ्यूचर ऑफ वर्क है, इसमें ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस है। वर्क फोर्स को इंटीग्रेट करो, मतलब मशीन भी चाहिए और ह्यूमन भी चाहिए, दोनों को एज अ टीम वर्क करना है। इनेबलिंग, इंश्योरिंग एंड स्टूवर्डिंग इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो चैलेंजिंग क्या है एआई में? एक तो प्रैक्टिकलिटी है। अभी भी एक स्टेटमेंट आया था कि एआई हम उतना अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसा हमने सोचा था, प्रैक्टिकल नहीं हो रही है चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन दी एंड सम एरियाज में मशीन कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इज ह्यूमन। देन रिलायबिलिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, एट टाइम्स प्लेजियारिज्म देख रहा है या फिर यहाँ पे कॉपीराइट इश्यूज आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डेटा सेंटर में ह्यूज एनर्जी चाहिए होती है, डेटा सेंटर में डेटा पाइपलाइन चाहिए होती है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज चाहिए हमें। इसके जो मॉडल्स है वो मॉडल्स बहुत एनर्जी कंजम्पशन करते हैं। हार्डवेयर, फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। सो ये रोड इतनी आसान नहीं है। एआई को स्केल करने में प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी, इंफ्रा एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होगा। So what we need is a balance innovation with societal cost. लेबर मार्केट को हमें चेक करना है, कॉरपोरेट सेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और ये सेंसिटिविटी ऑफ कंट्री भी हमें कीप इन माइंड रखना पड़ेगा। तो एआई और ऑटोमेशन जो है ये लेबर मार्केट को रीशेप करेगा। रिस्क है, अपॉर्चुनिटी दोनों है। पॉलिसी ड्रिवन वर्कफोर्स स्किलिंग चाहिए, जॉब क्रिएशन चाहिए और लेबर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। सो दिस कंप्लीट्स अवर इकोनॉमिक सर्वे। हमने पढ़ा लेबर इन द एआई, then we talked about employment skill development, very important chapter. Then this was social sector, social sector से related topics, climate and environment chapter number 10, agriculture and food management chapter number 9, very important. Chapter 8 था services, chapter 7 था industry, then chapter number 6 था investment and infra, chapter number 5 deregulation, chapter number 4 है inflation, very important. चैप्टर नंबर 3 था एक्सटर्नल सेक्टर, एफडीआई। चैप्टर 2 है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल थिंग्स एंड चैप्टर नंबर 1 था स्टेट ऑफ इकोनॉमी। तो हमने बहुत कंसाइज वे में इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट किया, इसको मल्टीपल टाइम्स देखिए। आई विल शेयर दिस पीडीएफ एज वेल और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।